रात उतर रही थी, धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के। प्रयागराज के उस हिस्से में रात हमेशा ऐसे ही आती थी, जैसे कोई पुराना जान पहचान वाला चुपचाप आकर दरवाजे के पास बैठ जाए। न शोर, न जल्दबाजी, बस हवा में एक ठंडक घुल जाती थी और आसमान का रंग नीले से गहरे काले में बदलने लगता था। अवनीश उसी समय खेत से लौट रहा था। उसकी बैलगाड़ी कच्चे रास्ते पर बहुत धीमे चल रही थी। पहियों की आवाज जमीन से टकराकर एक नरम सी सरसराहट पैदा कर रही थी। बैलों की सांसें साफ सुनाई दे रही थीं, लंबी, थकी हुई मगर संतुष्ट, जैसे दिन भर का काम पूरा करने के बाद अब उन्हें भी रात का इंतजार था। अवनीश ने गाड़ी की रस्सी ढीली कर रखी थी। उसे कहीं जल्दी नहीं थी, उसे कभी जल्दी नहीं होती थी। 40 के पार की उम्र उसके चेहरे पर साफ दिखती थी, मगर थकान नहीं। उसकी आंखों में एक ठहराव था, वह ठहराव जो समय के साथ आता है, जब आदमी चीजों से लड़ना छोड़ देता है और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीख लेता है जैसी वे हैं। खेत आज अच्छे रहे थे, मिट्टी में नमी थी, फसल खामोशी से बढ़ रही थी। अवनीश ने हल चलाते समय ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। वह अक्सर ऐसा ही करता था, काम करते वक्त दिमाग खाली रखता था। उसे लगता था कि खेत आदमी की सोच से ज्यादा उसकी सांसों को समझते हैं। जब बैलगाड़ी झोपड़ी के पास पहुंची तो आसमान में तारे साफ दिखने लगे थे। झोपड़ी बहुत बड़ी नहीं थी, मिट्टी की दीवारें, ऊपर सूखी घास की छत, बाहर एक नीम का पेड़ जिसकी पत्तियां रात की हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। वही हवा झोपड़ी के अंदर तक पहुंचकर दिन की गर्मी को बाहर निकाल देती थी। अवनीश ने बैलों को खोलकर पास ही बांध दिया, उनके सामने थोड़ा चारा डाल दिया और उनके माथे पर हल्के से हाथ फेरा। बैलों ने मानो उसे पहचानते हुए गर्दन हिलाई। वह मुस्कुरा दिया। झोपड़ी के अंदर घुसते ही एक जानी पहचानी शांति उसका इंतजार कर रही थी। कोई आवाज नहीं, बस दूर कहीं से झिंगुरों की हल्की हल्की टर्राहट, कभी कभी किसी ट्रेन की बहुत दूर की सीटी जो प्रयागराज की रातों का हिस्सा थी। उसने दिया जलाया। पीली सी रोशनी दीवारों पर कांपने लगी। एक कोने में उसका बिस्तर पड़ा था, साधारण मगर साफ। पास ही एक छोटा सा लोटा पानी से भरा हुआ। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं, और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अवनीश ने हाथ मुंह धोया, फिर बाहर आकर नीम के पेड़ के नीचे कुछ देर खड़ा रहा। रात उसे अच्छी लगती थी, खासकर ऐसी रातें जब आसमान साफ हो और हवा में कोई बोझ न हो। उसे याद आया रतलाम आज मिलने आने वाला था। रतलाम उसका छोटा भाई था, शहर के दूसरे सिरे पर रहता था। उसकी जिंदगी अवनीश से अलग थी, ज्यादा लोगों के बीच, ज्यादा आवाजों के साथ। रतलाम के 2 बेटे थे, बड़ा प्रभाकर, छोटा आनंद। अवनीश के पास कोई संतान नहीं थी। यह बात उसने अपने मन में कभी जोर से नहीं कही थी, मगर रातें अक्सर आदमी से उसकी अधूरी बातें कहलवा लेती हैं। वह नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा और पत्तियों की आवाज सुनता रहा। उसे याद आया जब प्रभाकर छोटा था तो उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखता था। आनंद तब पैदा भी नहीं हुआ था। वक्त कितनी चुपचाप निकल जाता है। रतलाम आया नहीं उस रात। शायद बच्चों की वजह से देर हो गई होगी। अवनीश ने दिया बुझाया और बिस्तर पर लेट गया। छत से झड़ती घास की हल्की सी खुशबू हवा के साथ अंदर आ रही थी। कभी कभी कोई सूखा तिनका सरसराता था। वह करवट बदल कर लेट गया। बाहर झिंगुरों की आवाज अब और साफ हो गई थी। नींद उसके पास जल्दी आ जाती थी, शायद इसलिए कि उसके दिन सीधे थे, शायद इसलिए कि उसने जिंदगी से ज्यादा मांगा नहीं था। लेटे लेटे उसे बचपन का प्रयागराज याद आया। घाट, नदी, सुबह की धुंध, वह और रतलाम दोनों नंगे पांव दौड़ते हुए। अब सब कुछ बदल गया था, मगर रातें वैसी ही थीं। नींद आने से पहले उसके मन में एक ख्याल आया, प्रभाकर अब बड़ा हो रहा होगा। आनंद भी शायद उसे पहचानने लगा होगा। सोचते सोचते उसकी आंखें बंद होने लगीं। बाहर हवा और धीमी हो गई। नीम की पत्तियां थम सी गईं। रात पूरी तरह फैल चुकी थी और उसी सरसराहट के बीच अवनीश गहरी सुकून भरी नींद में चला गया, जैसे जिंदगी ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा हो, आज इतना काफी है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन प्रयागराज की हवाओं में अब भी एक हल्की सी नमी तैर रही थी। गंगा बहुत दूर नहीं थी,
उसकी मौजूदगी शहर की सांसों में घुली रहती थी, दिन हो या रात। उसी शहर के दूसरे हिस्से में, जहां सड़कें थोड़ी चौड़ी थीं और घर एक दूसरे से सटे हुए, रतलाम अपने आंगन में बैठा था। सामने पीली रोशनी वाला एक बल्ब जल रहा था, जो कभी तेज चमकता, कभी धीमा पड़ जाता। बिजली यहां भी भरोसेमंद नहीं थी, लेकिन रतलाम अब इसकी आदत डाल चुका था। उसकी पत्नी अंदर रसोई में थी। बर्तनों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे रात को परेशान न करने की कोशिश कर रही हो। प्रभाकर आंगन के एक कोने में बैठा किताब खोले था, लेकिन उसका ध्यान शब्दों पर नहीं था। वह बार बार ऊपर देखता, आसमान की तरफ, जहां तारे शहर की रोशनी में थोड़ा छिप से गए थे। आनंद जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां मिट्टी पर कुछ रेखाएं बना रही थीं। कभी वह उन रेखाओं को तोड़ देता, कभी फिर से बनाता। उसे यह खेल बहुत पसंद था। बाबा, आनंद ने अचानक कहा, चाचा आज क्यों नहीं आए? रतलाम ने गहरी सांस ली। उसने भी यही सोचा था। आएंगे, उसने धीरे से कहा, खेती का काम होगा। आनंद चुप हो गया, लेकिन उसका चुप होना पूरी तरह चुप होना नहीं था। उसकी आंखें अब भी सवाल पूछ रही थीं। प्रभाकर ने किताब बंद कर दी। वह समझदार हो रहा था। उसे पता था कि अवनीश चाचा के लिए खेती सिर्फ काम नहीं है, वह उसकी जिंदगी है। चाचा के यहाँ रात कैसी होती होगी? प्रभाकर ने पूछा। रतलाम मुस्कुराया। उस मुस्कान में थोड़ी थकान थी, थोड़ी यादें। शांत, उसने कहा, बहुत शांत। उसे अपने बचपन की रातें याद आ गईं, जब वह और अवनीश गांव के किनारे लेटकर तारों को गिनते थे, जब हवा में सिर्फ पत्तों की आवाज होती थी। शहर की रातें वैसी नहीं होती। यहाँ हर समय कोई न कोई आवाज रहती है। फिर भी कुछ रातें होती हैं जो आदमी को पुराने समय में खींच ले जाती हैं। रतलाम अंदर गया। बच्चों को सुलाने का समय हो रहा था। प्रभाकर ने अपनी किताब सिरहाने रख दी। आनंद ने आंखें मूंद लीं, मगर नींद अभी दूर थी। चाचा की बैलगाड़ी कैसी होती है? आनंद ने फिर पूछा। रतलाम ने उसके सिर पर हाथ फेरा। धीमी उसने कहा, बिल्कुल तुम्हारी नींद जैसी। आनंद को यह बात अच्छी लगी। वह मुस्कुराया और करवट बदल ली। उसी समय शहर के बाहर अवनीश नींद में करवट ले रहा था। झोपड़ी की छत से टपकती ओस की हल्की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी। हवा में घास की खुशबू थी। उसने सपने में बैलगाड़ी देखी, खेत, रास्ता और बहुत दूर से आती किसी बच्चे की हंसी। सपने भी कभी कभी सच्चाई को छू लेते हैं। सुबह होने में अभी वक्त था। रात ने दोनों घरों को अपनी अपनी तरह से ढक रखा था, एक को पूरी शांति में, दूसरे को हल्की सी हलचल के साथ। और इन दोनों के बीच एक अदृश्य डोर थी, भाईचारे की, यादों की और उस सुकून की जो सिर्फ रातों में ही मिलता है। हवा फिर से सरसराई, जैसे किसी ने बहुत धीरे से कहा हो, सब ठीक है। नींद गहरी होती चली गई। सुबह बहुत धीरे आई। ऐसा नहीं था कि अंधेरा अचानक हट गया हो, बस आसमान ने हल्का सा रंग बदलना शुरू किया। काले में नीले की एक पतली सी परत घुली, और फिर उस नीले में हल्की राख जैसी सफेदी उतरने लगी। अवनीश की नींद अपने आप खुल गई। उसके लिए अलार्म जैसी कोई चीज नहीं थी। सालों से उसकी देह को आदत थी, जैसे ही हवा का मिजाज बदलता, जैसे ही पक्षियों की पहली आवाज आती, उसकी आंखें खुल जातीं। झोपड़ी के बाहर से एक चिड़िया फुदकती हुई गुजरी। उसके पंखों की हल्की सी फड़फड़ाहट ने सुबह का ऐलान कर दिया। अवनीश कुछ पल बिस्तर पर ही पड़ा रहा। उसे यह पल बहुत पसंद था, नींद और जागने के बीच का, जहां न कल की चिंता होती है, न आज की जल्दी। उसने छत की तरफ देखा। सूखी घास के बीच से धूप की एक पतली किरण झांकने की कोशिश कर रही थी। वह उठा, बाहर आया। नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी ठंडी थी। रात की ओस अब भी पत्तों से टपक रही थी। हवा में एक ताजगी थी, जैसे किसी ने जमीन को धो दिया हो। बैल खड़े थे, शांत। उसे देखते ही उन्होंने हल्की सी आवाज निकाली। अवनीश ने पास जाकर उनकी गर्दन थपथपाई। उसका हाथ खुरदुरा था, लेकिन उसमें अपनापन था। उसने लोटे से मुंह धोया। ठंडा पानी चेहरे से बहा तो आंखें पूरी तरह खुल गईं। कुछ दूर खेतों की तरफ धुंध फैली हुई थी। फसलें उसमें आधी छुपी हुई थीं, जैसे अभी पूरी तरह जागी न हो। अवनीश ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। सुबह की हवा को भीतर लिया, धीरे धीरे छोड़ा। उसका दिन ऐसे ही शुरू होता था, बिना किसी बात के। उसी समय शहर के अंदर प्रभाकर की नींद भी खुल रही थी। खिड़की से आती बसों की दूर की आवाज, किसी चाय वाले की पुकार और गली में दौड़ते किसी कुत्ते की आहट। शहर की सुबह कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। प्रभाकर ने करवट बदली।
उसकी आंखें खुलीं, लेकिन वह कुछ पल छत को ही देखता रहा। उसे चाचा की झोपड़ी याद आ गई। वह वहां गया था बहुत पहले, तब वह छोटा था, लेकिन उसे याद था वहां सुबह कितनी अलग होती थी। आनंद अब भी सो रहा था। उसकी सांसें बराबर चल रही थीं। उसका हाथ तकिए के नीचे था। प्रभाकर उठा, खिड़की के पास गया। आसमान देखना उसे अच्छा लगता था। उसे लगता था चाचा भी इसी समय आसमान देख रहे होंगे। रतलाम रसोई में चाय बना रहा था। चाय की खुशबू घर में फैल गई। उठ गया। उसने पूछा। प्रभाकर ने हाँ में सिर हिलाया। आज स्कूल है, रतलाम ने कहा। जल्दी तैयार हो जाना। प्रभाकर ने कुछ नहीं कहा। उसका मन कहीं और था। उसे लगता था चाचा का जीवन धीमा है, लेकिन खाली नहीं। शायद बहुत भरा हुआ है, बस अलग तरह से। उधर अवनीश खेत की तरफ चल पड़ा था। उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। रास्ते में उसने मिट्टी उठाकर हथेली पर रगड़ी। नमी ठीक थी। वह मुस्कुराया। खेती ऐसे ही समझ में आती है, छूकर, सूंघकर और इंतजार करके। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था। धुंध धीरे धीरे हट रही थी। अवनीश ने हल उठाया। बैल आगे बढ़े। जमीन ने हल की धार को चुपचाप स्वीकार किया। हर बार जब मिट्टी पलटती, एक नई गंध हवा में भर जाती। उसके मन में कोई भारी सोच नहीं थी, बस काम और काम के साथ जुड़ा सुकून। दोपहर तक सूरज तेज होगा। शाम को वह फिर लौटेगा। रात फिर उतरेगी, और कहीं न कहीं प्रभाकर और आनंद फिर उसका नाम लेंगे। यह सब जानते हुए भी अवनीश ने आज के पल को ही पकड़े रखा, क्योंकि उसे पता था सुकून हमेशा अभी में रहता है। हवा चली, फसलें हिलीं। सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी। दोपहर अपने साथ एक अलग तरह की चुप्पी लेकर आती है। सुबह की ताजगी अब पीछे छूट चुकी थी। सूरज सिर के ठीक ऊपर आ गया था। उसकी रोशनी खेतों पर सीधी पड़ रही थी, जैसे हर चीज को साफ साफ देख लेना चाहती हो। अवनीश ने हल को एक तरफ रखा। बैल भी खुद ही रुक गए थे। उनकी सांसें अब जरा तेज थीं, लेकिन बेचैनी नहीं थी। दोपहर का समय खेत में ज्यादा बोलता नहीं, वह बस मौजूद रहता है। अवनीश ने पास की मेड पर बैठकर गमछे से पसीना पोंछा। मिट्टी गर्म हो चुकी थी, लेकिन उसे छूने में अब भी अपनापन था। कुछ दूर एक पीपल का पेड़ था। उसकी छाया जमीन पर गोल सी बन गई थी। वह वहीं चला गया। पीपल के नीचे बैठते ही हवा बदल जाती है, जैसे पेड़ अपने भीतर की ठंडक बांट देता हो। अवनीश ने आंखें बंद कर लीं। दोपहर में सोना उसे अच्छा लगता था। यह नींद रात जैसी गहरी नहीं होती, लेकिन शरीर को हल्का कर देती है। कहीं से कोई आवाज नहीं थी, बस दूर किसी पंछी की पुकार और पत्तों के बीच से छनकर आती हवा। उसे अपने बचपन की दोपहरें याद आ गईं। वह और रतलाम इसी तरह पेड़ों के नीचे लेट जाते थे। घर से आवाज आती थी, धूप में मत सोना। लेकिन धूप की भी अपनी दोस्ती होती है। शहर में दोपहर अलग होती है। प्रभाकर स्कूल से लौट चुका था। उसका बस्ता एक तरफ रखा था। वह पंखे के नीचे बैठा था, जो लगातार आवाज कर रहा था। दोपहर की गर्मी शहर में भारी लगती है। दीवारें भी गर्म हो जाती हैं। सड़कें सुस्त पड़ जाती हैं। आनंद जमीन पर फैला हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना था, जिसे वह बार बार घुमाकर देख रहा था। भैया, उसने कहा, चाचा के यहाँ पंखा नहीं है ना? प्रभाकर ने उसकी तरफ देखा। नहीं, उसने कहा। आनंद थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, फिर गर्मी नहीं लगती? प्रभाकर ने सोचा, वह भी वहां गया था। उसे याद आया वहां गर्मी अलग तरह की थी। लगती है, उसने कहा, लेकिन हवा होती है। आनंद ने आंखें बंद कर लीं। शायद वह उस हवा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। रतलाम बाहर बरामदे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद नहीं थी। उसे अवनीश की याद आ रही थी। सोच रहा था वह अभी क्या कर रहा होगा। शायद किसी पेड़ के नीचे बैठा होगा, या फिर चुपचाप खेत को देख रहा होगा। दोपहर आदमी को सोचने का वक्त देती है। उधर अवनीश को नींद आ गई थी, बहुत हल्की सी। उसके सपने में कोई नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बस खुला आसमान था। जब उसकी आंख खुली, सूरज थोड़ा ढल चुका था। छाया लंबी हो गई थी। उसने गमछा उठाया। बैल उठ खड़े हुए। काम फिर शुरू हो गया। शाम की तरफ बढ़ते हुए दिन अपने निशान छोड़ रहा था। पसीने की लकीरें, थकान और एक अजीब सी तसल्ली। अवनीश को यह तसल्ली बहुत पसंद थी। उसे लगता था दिन अगर ईमानदारी से जिया जाए तो शाम खुद ही नरम हो जाती है। शहर में भी शाम आने वाली थी। स्कूल का शोर अब कम हो रहा था। सड़कें फिर से भरने लगी थीं। दो अलग जगहें, दो अलग जिंदगियां, लेकिन समय दोनों पर एक जैसा ही उतर रहा था। धीरे
शांत, बिना किसी हड़बड़ी के। शाम अपने साथ एक नरमी लेकर आती है। दिन की गर्मी अब उतनी चुभती नहीं। सूरज नीचे की तरफ झुकने लगता है। उसकी रोशनी खेतों पर तिरछी पड़ती है, जैसे हर चीज को धीरे से छूकर विदा ले रही हो। अवनीश ने हल रोक दिया। बैल भी समझ गए थे। उनके कदम अब खुद वापसी की दिशा में मुड़ गए। रास्ते में धूल हल्की सी उड़ रही थी। हवा उसे बहुत दूर नहीं ले जा रही थी, बस थोड़ी ऊपर उठाकर फिर जमीन पर सुला दे रही थी। बैलगाड़ी की आवाज शाम की चुप्पी में और साफ सुनाई देती है। चर्र चर्र, धीमी, लगातार। अवनीश ने आसमान की तरफ देखा। रंग बदल रहा था। नीला अब हल्का बैंगनी होने लगा था। उसे यह रंग बहुत पसंद था। यह उसे बताता था दिन पूरा हुआ। झोपड़ी नजर आने लगी। नीम का पेड़ उसका इंतजार करता हुआ सा लग रहा था। उसने बैलों को बांधा, उनके सामने चारा रखा, फिर बहुत धीरे से उनकी पीठ थपथपाई। कल, उसने बिना बोले कहा, फिर चलेंगे। झोपड़ी के अंदर घुसते ही दिन की थकान कंधों से उतरने लगी। उसने लोटे से पानी पिया। कुछ देर बैठा रहा। बाहर से आती शाम की आवाजें सुनता रहा। कहीं दूर से गायों के गले की घंटियां, किसी बच्चे की हंसी, और बहुत दूर गंगा की हवा। उसने दिया जलाया। रोशनी झोपड़ी के अंदर फैल गई, न ज्यादा न कम, इतनी की चीजें दिख सकें और मन को आराम मिले। उसी समय शहर में भी शाम उतर रही थी। प्रभाकर छत पर खड़ा था। उसके सामने पूरा मोहल्ला फैल गया था। घरों की छतों पर लोग, कहीं कपड़े समेटे जा रहे थे, कहीं रेडियो बज रहा था। आनंद रेलिंग के पास खड़ा था। वह नीचे सड़क देख रहा था। आज चाचा आएंगे? उसने पूछा। प्रभाकर ने कंधे उचकाए। पता नहीं। आनंद को यह जवाब पूरा नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रतलाम नीचे आंगन में दीपक जला रहा था। शाम उसे भी धीमी कर देती थी। उसने बच्चों को आवाज दी, नीचे आ जाओ। छत से उतरते हुए प्रभाकर ने एक बार फिर आसमान देखा। अब उसमें पहला तारा चमक रहा था। उसे लगा चाचा भी यही तारा देख रहे होंगे। उधर अवनीश ने थोड़ा सा खाना बनाया, सादा, जैसा हर दिन। खाते हुए वह बाहर देखता रहा। अंधेरा धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा था। नीम की पत्तियां फिर से सरसराने लगी थीं। उसने खाना खत्म किया, बर्तन एक तरफ रखे, फिर बाहर आकर पेड़ के नीचे बैठ गया। रात आने से पहले यह उसका सबसे पसंदीदा वक्त था। न पूरा दिन न पूरी रात, बस बीच का। हवा में अब ठंडक थी। शरीर अपने आप ढीला पड़ने लगा। शहर में बच्चों को सुलाने की तैयारी शुरू हो गई थी। आनंद जिद कर रहा था कि कहानी सुनी जाए। रतलाम ने उसे गोद में लिया। धीमी आवाज में कुछ कहने लगा। कहानी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन आवाज में सुकून था। अवनीश ने झोपड़ी में वापस आकर दिया थोड़ा और धीमा कर दिया। वह बिस्तर पर लेट गया। बाहर रात फैल रही थी, शांत, बिना किसी जल्दबाजी के, और दो अलग जगहों पर एक ही समय में लोग दिन को छोड़कर रात की गोद में धीरे धीरे उतर रहे थे। रात अब पूरी तरह आ चुकी थी। ऐसी रात जिसमें अंधेरा डराता नहीं, बस ढक लेता है, जैसे कोई पुरानी चादर धीरे से कंधों पर रख दी गई हो। अवनीश झोपड़ी के अंदर लेटा हुआ था। दिया बुझ चुका था। अब सिर्फ बाहर की आवाजें थीं, नीम की पत्तियों की सरसराहट, कभी कभी किसी कीड़े की हल्की सी ध्वनि, और बहुत दूर से आती गंगा की सांस जैसी हवा। रात में आवाजें पास आ जाती हैं। दिन में जो चीजें दूर लगती हैं, रात में वे कानों के बहुत पास बैठ जाती हैं। अवनीश की आंखें बंद थीं, लेकिन नींद अभी पूरी तरह नहीं आई थी। यह वह समय था जब मन धीरे धीरे दिन से अलग होता है। उसके भीतर कोई बेचैनी नहीं थी, बस स्मृतियां थीं जैसे पानी में तैरते पत्ते। उसे माँ याद आई, जिसकी आवाज अब याद में ही बची थी, जो रात को सोते समय उसके सिर पर हाथ रख देती थी। फिर पिता का चेहरा, कम बोलने वाला, लेकिन आंखों में हमेशा कुछ कह जाने की ताकत। और फिर रतलाम, छोटा भाई, जिसे उसने बहुत बार बिना कहे बहुत कुछ दे दिया था। रात में रिश्ते और साफ दिखते हैं। उधर शहर में रतलाम के घर अब पूरी तरह सन्नाटा नहीं था, लेकिन आवाजें कम हो चुकी थीं। आनंद सो चुका था। उसकी सांसें कभी तेज कभी हल्की। प्रभाकर अभी जाग रहा था। वह बिस्तर पर पीठ के बल लेटा छत देख रहा था। उसे नींद आने से पहले सोचने की आदत थी। आज वह चाचा के बारे में सोच रहा था। उसे लगता था चाचा के पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास समय है, और शायद वही सबसे बड़ी चीज है। रतलाम बगल में लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन खुला हुआ। वह सोच रहा था कभी कभी अवनीश को शहर बुला लेना चाहिए।
फिर अगला ख्याल आया वह वहां खुश नहीं रहेगा। कुछ लोग खुली हवा के लिए बने होते हैं। रात और गहरी हो गई। अवनीश ने करवट बदली। झोपड़ी की छत से किसी सूखे तिनके की आवाज आई। उसे अच्छा लगा। यह आवाज उसे याद दिलाती थी कि वह अकेला नहीं है। यह जगह उसके साथ सांस लेती है। उसके भीतर एक हल्की सी टीस उठी, बहुत छोटी, लगभग महसूस न होने वाली, संतान न होने की। वह इस बारे में दिन में कभी नहीं सोचता था, लेकिन रात मन के बंद दरवाजे खुद खोल देती है। फिर भी उसने इस टीस को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली। हवा उसके फेफड़ों में गई और मन थोड़ा हल्का हो गया। उसे प्रभाकर का चेहरा याद आया। आनंद की हंसी याद आई। कभी कभी खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। रात ने इन विचारों को धीरे धीरे धुंधला करना शुरू कर दिया। नींद अब पास आ चुकी थी। शहर में भी प्रभाकर की आंखें अपने आप बंद होने लगी थीं। उसने आखिरी बार मन ही मन सोचा कल चाचा से मिलने चलेंगे, और वह सो गया। झोपड़ी में अवनीश की सांसें अब बराबर हो चुकी थीं। नीम का पेड़ बिना रुके सरसराता रहा। तारे अपनी जगह पर चुपचाप चमकते रहे। रात ने सबको अपनी अपनी तरह से सुला दिया। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस नींद। रात का आखिरी पहर सबसे ज्यादा शांत होता है। यह वह समय होता है जब अंधेरा भी थकने लगता है और सुबह अभी आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। झोपड़ी के बाहर हवा लगभग थम सी गई थी। नीम की पत्तियां अब कम सरसराती थीं, जैसे वे भी थोड़ी देर सुस्ताना चाहती हों। अवनीश की नींद अचानक बहुत हल्की हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह खुली नहीं थीं, लेकिन चेतना लौटने लगी थी। यह उसकी आदत थी, सालों से। रात के इस हिस्से में उसका मन अजीब तरह से साफ रहता था। न बीते दिन का बोझ, न आने वाले दिन की चिंता, बस होना। उसने करवट बदली। झोपड़ी के अंदर ठंडक बढ़ गई थी। गमछा उसने अपने ऊपर और खींच लिया। बाहर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंजी। फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जो डराती नहीं बल्कि भरोसा देती है। अवनीश को लगा जैसे किसी ने धीरे से उसे जगा दिया हो। वह उठा, बिना किसी वजह के, बस यूं ही। झोपड़ी के बाहर आया। आसमान की तरफ देखा। तारे अब पहले से कम थे, कुछ धुंध में खो चुके थे। पूरब की तरफ आसमान थोड़ा हल्का लग रहा था। सुबह अभी दूर थी, लेकिन उसकी आहट आ चुकी थी। अवनीश ने जमीन पर बैठकर दोनों हाथों से मिट्टी को छुआ। ठंडी, गीली, जानी पहचानी। उसने गहरी सांस ली और उसी सांस में बहुत कुछ छोड़ भी दिया। उसी समय शहर में प्रभाकर की नींद भी टूट गई। वह अचानक उठ बैठा, बिना किसी सपने के, बिना किसी डर के। बस आंख खुल गई। खिड़की के बाहर देखा। गली खाली थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी अब थोड़ी बेरसर लग रही थी। उसे लगा जैसे यह समय कुछ कह रहा हो। वह चुपचाप बिस्तर से उतरा, पानी पिया, फिर वापस लेट गया। लेकिन नींद अब थोड़ी दूर खिसक चुकी थी। उसने सोचा आज स्कूल के बाद चाचा के पास चलें। यह सोच किसी योजना जैसी नहीं थी, बस एक हल्का सा इरादा था। रतलाम अभी सो रहा था। उसकी सांसें गहरी थीं। दिन की थकान अब जाकर उतरी थी। झोपड़ी के पास पहली चिड़िया ने आवाज दी, बहुत धीमी, जैसे किसी को परेशान न करना चाहती हो। अवनीश ने उस आवाज को सुना और मुस्कुराया। अब वह वापस बिस्तर पर लेट गया। नींद फिर से धीरे धीरे उसके पास आने लगी। यह नींद अलग थी, और भी गहरी, और भी भरोसे वाली। शहर में भी प्रभाकर की आंखें फिर से बंद हो गईं। रात अब पूरी तरह जाने को तैयार थी। कुछ ही देर में आसमान फिर रंग बदलेगा और एक नया दिन बिना शोर किए उतर आएगा। लेकिन अभी यह पल था, बीच का, जहां न रात थी न सुबह। और इसी पल में अवनीश, प्रभाकर और पूरा प्रयागराज एक ही सांस में ठहरा हुआ था। शांत, धीमा, सुकून से भरा। सुबह ने इस बार आवाज नहीं की, वह बस आ गई। आसमान का रंग बहुत धीरे बदला, काले से नीला, नीले से हल्का, और फिर उस हल्के में सूरज की पहली झिझकती रेखा। अवनीश की आंख खुली, इस बार पूरी तरह। नींद अब पूरी हो चुकी थी। शरीर हल्का था, मन भी। वह कुछ देर बिस्तर पर बैठा रहा, बाहर की हवा को महसूस करता हुआ। पहली चिड़िया अब चुप नहीं थी, उसके साथ और भी आवाजें जुड़ गई थीं, जैसे सुबह अपने छोटे छोटे औजार निकाल रही हो। अवनीश बाहर आया, नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ। ओस अब भी पत्तों पर थी। धूप की पहली किरण उसे छूकर निकल गई। उसने आंखें बंद कर लीं। यह स्पर्श उसे अच्छा लगा। हर सुबह नई नहीं होती, लेकिन ताजा जरूर होती है। उसने बैलों को देखा, वे खड़े थे, जाग चुके थे। अवनीश ने पानी रखा, फिर उनके सामने चारा डाला। बैल चुपचाप खाने लगे। उनकी चुप्पी में कोई शिकायत नहीं थी। अवनीश को यह पसंद था, ऐसी चुप्पी,
वह झोपड़ी के अंदर गया। आज उसने थोड़ा ज्यादा समय लिया, बिना वजह। कभी कभी दिन को शुरू करने से पहले थोड़ा रुक जाना जरूरी होता है। शहर में सुबह ज्यादा जल्दी बोलने लगती है। अलार्म, बसों की आवाज, दुकानों के शटर। प्रभाकर की नींद अलार्म से खुली। उसने तुरंत आंखें नहीं खोली। कुछ सेकंड वह वहीं पड़ा रहा, फिर बैठ गया। आनंद करवट बदलकर फिर सो गया। उसके लिए सुबह अभी दूर थी। प्रभाकर तैयार होने लगा। स्कूल की वर्दी, जूते, सब वही, लेकिन आज उसका मन थोड़ा अलग था। रतलाम ने चाय दी। भाप उठती हुई, आज देर हो जाएगी, उसने कहा। शाम को एक काम है। प्रभाकर ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। वह जानता था काम खत्म होने के बाद चाचा के यहाँ चलने की बात आज करनी है। उधर अवनीश खेत की तरफ चला, लेकिन उसके कदम आज उतने सीधे नहीं थे। वह बीच बीच में रुक रहा था, आसमान देख रहा था। उसे याद नहीं था कि उसने ऐसा आखिरी बार कब किया था। शायद किसी बदलाव से पहले ऐसा ही होता है। खेत आज उसे ज्यादा अपना लग रहा था। मिट्टी में अजीब सी गर्मी थी। अवनीश ने हल उठाया, काम शुरू किया, लेकिन आज उसका ध्यान काम पर पूरा नहीं था। मन में रतलाम का चेहरा बार बार आ रहा था। प्रभाकर, आनंद, उसे नहीं पता था कि क्यों, बस आ रहा था। दोपहर की तरफ सूरज चढ़ता गया, लेकिन अवनीश ने आज काम थोड़ा पहले रोक दिया। वह पीपल के नीचे बैठ गया, हाथ में मिट्टी ली, फिर छोड़ दी। उसे लगा जैसे कुछ कहना है, किससे यह साफ नहीं था। शहर में प्रभाकर की क्लास चल रही थी, लेकिन उसकी नजर खिड़की से बाहर थी। उसे खेत दिख नहीं रहे थे, लेकिन वह उन्हें महसूस कर पा रहा था। स्कूल की घंटी बजी। दिन आगे बढ़ गया और दोनों जगह, दो अलग जिंदगियों में एक ही बात धीरे धीरे आकार ले रही थी। कोई आने वाला है या किसी को जाना है, अभी तय नहीं था। बस इतना तय था कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा, और यह एहसास भारी नहीं था, बस शांत था। शाम आज थोड़ी जल्दी उतर आई थी, या शायद अवनीश को ऐसा लगा। सूरज अभी पूरी तरह ढला नहीं था, लेकिन खेतों पर उसकी रोशनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसमें एक थकान थी, दिन भर की। अवनीश ने काम समेटा, बैलगाड़ी की रस्सी हाथ में ली। आज कदमों में हल्की सी बेचैनी थी, ऐसी नहीं जो परेशान करे, बस ऐसी जो चुप नहीं बैठने देती। रास्ते में उसने एक बार फिर आसमान देखा। बादल नहीं थे, फिर भी हवा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। झोपड़ी के पास पहुंचा तो नीम का पेड़ उसे कुछ ज्यादा ही पास लगा। उसने बैलों को बांधा, पानी दिया, चारा डाला, सब कुछ जैसा हर दिन करता था, लेकिन भीतर कुछ अलग था। वह झोपड़ी के अंदर गया, दिया जलाया, रोशनी फैली। आज उसने दिया थोड़ा तेज रखा। वह बैठ गया, चुप। शाम की आवाजें धीरे धीरे रात में बदल रही थीं। उसी समय शहर में रतलाम घर लौटा, थका हुआ, कंधों पर दिन का बोझ। आनंद दौड़कर आया, उससे लिपट गया। चाचा चलेंगे? उसने सीधे पूछा। रतलाम ने हैरानी से देखा। आज प्रभाकर पास ही खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। रतलाम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, चलो। यह शब्द बहुत साधारण था, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ था। आनंद खुशी से उछल पड़ा। प्रभाकर ने हल्की सांस ली। कुछ फैसले बहुत ज्यादा सोचने से नहीं होते, वे बस हो जाते हैं। शाम गहराने लगी। रतलाम ने बच्चों को तैयार किया, हल्के कपड़े, कोई जल्दबाजी नहीं। गली से निकलते हुए हवा ने उनके चेहरे छुए। प्रभाकर को लगा जैसे वह किसी और जगह जा रहा हो, जहां आवाजें कम होंगी, जहां बातें बिना कहे समझ ली जाएंगी। उधर अवनीश नीम के नीचे बैठा था। उसे पता नहीं था कि कोई आने वाला है, लेकिन मन जैसे पहले से तैयार था। दूर से कदमों की आवाज आई, फिर रुक गई। अवनीश ने सिर उठाकर देखा। अंधेरे में 3 परछाइयां, एक बड़ी, 2 छोटी। वह उठा। धीरे धीरे रतलाम पास आया। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस पहचान। आ गए? अवनीश ने कहा। रतलाम ने हल्की मुस्कान दी। हाँ। आनंद सीधे चाचा से लिपट गया। प्रभाकर थोड़ा पीछे खड़ा रहा। अवनीश ने उसके सिर पर हाथ रखा, कुछ नहीं कहा। झोपड़ी के अंदर दिया जल रहा था। रोशनी सब पर बराबर पड़ रही थी। रात अब पूरी तरह आ चुकी थी, और इस बार वह अकेली नहीं थी। झोपड़ी के अंदर की रोशनी बहुत तेज नहीं थी, बस इतनी कि चेहरे दिख सकें और आंखें आराम से खुली रह सकें। अवनीश ने सबको अंदर आने का इशारा किया। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों ने शहर की सारी आवाजें बाहर ही रोक लीं। रतलाम बैठ गया। थकान उसके कंधों से झर रही थी। प्रभाकर पास ही चुपचाप बैठा।
आनंद ने इधर उधर देखा, हर चीज को जैसे पहली बार देख रहा हो। यहाँ तो आनंद ने धीरे से कहा, बहुत चुप है। अवनीश मुस्कुराया। रात है, उसने कहा। आनंद को यह जवाब पूरा लगा। वह जमीन पर बैठ गया। अवनीश ने पानी रखा। थोड़ी देर बाद खाना बनाने लगा। रसोई जैसा कुछ नहीं था, बस एक कोना, लेकिन हाथों की आदत सब पूरा कर देती थी। प्रभाकर दीवार के पास बैठा सब देख रहा था, दिया, छाया और चाचा का चेहरा। उसे लगा जैसे यह जगह समय से अलग है। रतलाम ने चारों तरफ देखा। सब ठीक है? उसने पूछा। अवनीश ने सिर हिलाया। हाँ। इस हाँ में बहुत कुछ था। शिकायतें नहीं थीं, बस स्वीकार था। खाना तैयार हुआ, सबने साथ खाया। आनंद ने कहा, यहाँ खाना अलग लगता है। अवनीश ने पूछा, कैसा? आनंद ने सोचा, अच्छा। सब हंसे। हंसी बहुत धीमी थी। खाने के बाद अवनीश बाहर आया, नीम के नीचे बैठ गया। सब पीछे पीछे आए। रात साफ थी, आसमान में तारे पूरी तरह चमक रहे थे। वो देखो, आनंद ने कहा। वो तारा? अवनीश ने उसी दिशा में देखा। हाँ, उसने कहा, वही। प्रभाकर ने कुछ नहीं कहा। वह सुन रहा था, हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट। उसे लगा जैसे रात किसी कहानी की शुरुआत है। रतलाम ने धीरे से कहा, तुम अकेले रहते हो? अवनीश ने जवाब नहीं दिया, बस आसमान देखता रहा। कुछ बातें बोलने से पहले खुद को पूरा कर लेती हैं। आनंद अब नींद में झुकने लगा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। अवनीश ने उसे गोद में उठा लिया, बहुत सहजता से। प्रभाकर यह देखकर कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गया। उसे लगा जैसे चाचा कभी अकेले नहीं थे। झोपड़ी के अंदर बिस्तर बिछा दिया गया। आनंद गोद से उतरते ही सो गया। प्रभाकर थोड़ी देर और जागा रहा। यहाँ नींद जल्दी आती है, उसने कहा। अवनीश ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि यहाँ मन धीमा है। प्रभाकर ने सिर हिलाया। वह समझ गया था। दिया बुझा दिया गया। रात फिर से फैल गई, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी में अकेलापन नहीं था। रात अब झोपड़ी के भीतर भी उतर चुकी थी। दिया बुझ चुका था, लेकिन अंधेरा पूरा नहीं था। चांदनी की एक पतली सी रेखा छत की घास के बीच से अंदर उतर आई थी। अवनीश जमीन पर बिछे बिस्तर पर लेटा था। उसकी सांसें धीमी थीं, बराबर। पास ही आनंद गहरी नींद में था। उसका शरीर नींद में भी हल्का सा हिल रहा था। प्रभाकर दूसरी ओर लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद अभी पूरी तरह नहीं आई थी। उसे यह जगह अजीब तरह से अपनापन दे रही थी। कोई आवाज नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस रात। उसने करवट बदली। चांदनी उसकी पलकों पर आकर रुक गई। उसने आंखें खोल दी। झोपड़ी की छत उसे किसी पुराने गीत जैसी लगी, जिसे वह पहले भी सुन चुका है, लेकिन शब्द याद नहीं। उसे नींद और जागने के बीच एक सपना आया। सपना नहीं, जैसे कोई दृश्य। वह खुद एक खुले मैदान में खड़ा था, बहुत बड़ा, चारों तरफ हरियाली। दूर से अवनीश आ रहे थे, बैलगाड़ी के साथ। उनकी चाल वैसी ही धीमी थी, लेकिन चेहरे पर कुछ और था। वे मुस्कुरा रहे थे। प्रभाकर ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, और तभी नींद और गहरी हो गई। उधर अवनीश की नींद आज अलग थी। उसने भी कोई सपना नहीं देखा, लेकिन मन बहुत शांत था। उसके भीतर एक बहुत हल्की सी चाह उठी, इतनी हल्की कि उसे नाम देना मुश्किल था। शायद किसी के होने की, शायद इस झोपड़ी में कभी कभी किसी और की सांसें सुनने की। वह इस चाह से डरा नहीं, न भागा, बस उसे महसूस किया। रतलाम भी लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन जाग रहा था। उसे लगा जैसे उसने आज सही किया। कभी कभी बच्चों को ऐसी जगह दिखानी चाहिए जहां समय धीरे चलता है। रात और गहरी हो गई। नीम का पेड़ फिर से सरसराया। हवा ने झोपड़ी को हल्के से छुआ। सब सो रहे थे, और उस नींद में कोई बोझ नहीं था, कोई डर नहीं था, बस आराम। जैसे जिंदगी ने एक रात के लिए सबको थोड़ा थाम लिया हो। सुबह इस बार झोपड़ी के अंदर पहले पहुंची। किसी आवाज के साथ नहीं, किसी पुकार के साथ भी नहीं, बस रोशनी के रूप में। छत की सूखी घास के बीच से धूप की पतली सी रेखा फिसलती हुई अंदर आ गई। सबसे पहले आनंद की नींद खुली। उसने आंखें मलीं। कुछ पल तक उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर उसकी नजर मिट्टी की दीवारों पर गई, छत की तरफ गई, और फिर बगल में सोए प्रभाकर पर। वह मुस्कुराया। उसे याद आ गया। वह धीरे से उठा, जैसे किसी को जगह न देना हो। पैर जमीन पर रखते ही उसे ठंडक महसूस हुई, मिट्टी की ठंडक। उसने एक कदम बाहर रखा, फिर दूसरा। झोपड़ी के बाहर सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी। हवा में ताजगी थी। नीम की पत्तियां हल्की हल्की हिल रही थीं। बैल खड़े थे, शांत, जैसे रात भर किसी बात पर सोचते रहे हों।
आनंद ने बिना आवाज किए उनकी तरफ देखा, फिर हाथ हिलाया। बैल ने हल्की सी आवाज की। आनंद की हंसी अपने आप निकल गई, बहुत धीमी, जैसे सुबह से इजाजत लेकर। उसी समय अवनीश की आंख खुली। उसे किसी आवाज ने नहीं जगाया, बस आदत ने। उसने देखा आनंद बाहर खड़ा है। वह कुछ नहीं बोला, बस उठकर धीरे धीरे बाहर आ गया। जल्दी उठ गया? उसने पूछा। आनंद ने सिर हिलाया। यहां नींद अपने आप टूट जाती है। अवनीश मुस्कुराया। प्रभाकर भी अब जाग चुका था। वह बाहर आया, आसमान की तरफ देखा। शहर की सुबह उसे यहां याद नहीं आई। यहां की सुबह पूरी तरह अलग थी। रतलाम थोड़ी देर बाद बाहर आया। उसके चेहरे पर अच्छी नींद के निशान थे। बहुत समय बाद ऐसी नींद आई, उसने कहा। अवनीश ने कुछ नहीं कहा, बस पास के चूल्हे की तरफ गया। सुबह का काम बिना कहे शुरू हो गया। पानी गर्म होने लगा, चाय की पत्ती डाली गई, भाप उठी। उस भाप में कल की सारी थकान घुलकर कहीं खो गई। सब बाहर नीम के नीचे बैठ गए, चाय के साथ सुबह की चुप्पी। प्रभाकर ने कहा, चाचा, यहां सब इतना धीरे क्यों है? अवनीश ने चाय का घूंट लिया, फिर कहा, क्योंकि यहां किसी को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं। प्रभाकर चुप हो गया। यह जवाब उसे भीतर तक छू गया। आनंद मिट्टी से खेल रहा था, कभी उन गलियों से लकीरें बना रहा था, कभी उन्हें मिटा रहा था। उसे कोई डांट नहीं रहा था। सुबह आगे बढ़ रही थी, सूरज ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन यहां किसी की चाल तेज नहीं हुई। अवनीश ने हल उठाया। बैल तैयार खड़े थे। मैं खेत जा रहा हूं, उसने कहा। प्रभाकर ने पूछा, हम भी चलें? अवनीश ने एक पल सोचा, फिर कहा, अगर चलना है तो धीरे चलना पड़ेगा। प्रभाकर मुस्कुराया, ठीक है। वे चारों खेत की तरफ चले। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई, जरूरत नहीं थी। हवा, धूप और मिट्टी सब कुछ कह रहे थे। और अवनीश के भीतर एक बात अब साफ होने लगी थी, यह सुबह सिर्फ आज की नहीं है। यह किसी शुरुआत की तरह है, लेकिन बिना शोर के, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे पसंद है। खेत उस सुबह कुछ अलग लग रहे थे। शायद इसलिए नहीं कि वे बदले थे, बल्कि इसलिए कि आज उन्हें देखने वाली आंखें बदली हुई थीं। अवनीश सबसे आगे चल रहा था। उसके कदम मिट्टी को पहचानते हुए पड़ रहे थे, जैसे हर कदम से पहले वह जमीन से पूछ रहा हो, ठीक है? पीछे पीछे रतलाम, प्रभाकर और आनंद। आनंद हर तीसरे कदम पर रुक जाता, कभी किसी कीड़े को देखता, कभी सूखी पत्ती को उलट पलट कर देखता। चलो, प्रभाकर ने धीरे से कहा। नहीं, आनंद बोला, यह भी तो चल रहा है। प्रभाकर मुस्कुरा दिया। उसने कुछ नहीं कहा। खेत के पास पहुंचते ही हवा बदल गई। यह हवा शहर की नहीं थी। इसमें मिट्टी की गंध थी, फसल की सांस थी, और कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अवनीश ने हल रखा। बैल आगे बढ़े। पास रहना, उसने कहा, और ध्यान से देखना। प्रभाकर ने सिर हिलाया। वह देख रहा था कैसे हल मिट्टी को चीरता है, कैसे जमीन पलटती है, और कैसे हर पल कुछ नया बाहर आता है। उसे लगा जैसे खेत अपनी कहानी सुना रहे हों। रतलाम मेड़ पर बैठ गया। उसने दूर तक देखा। उसे याद आया कि कभी वह भी यहीं बैठा करता था। समय कितना चुपचाप जगह बदल देता है। आनंद मिट्टी में उंगलियां डालकर कुछ खोज रहा था। चाचा, उसने कहा, यह जिंदा है। अवनीश ने देखा। एक छोटा सा केंचुआ मिट्टी में सिमट रहा था। हाँ, अवनीश ने कहा, सब जिंदा है। यह जवाब आनंद के लिए काफी था। प्रभाकर ने यह सब देखा, सुना और मन में रखा। उसने सोचा, शायद जिंदगी भी इसी तरह होती है। अगर ध्यान से देखें तो हर चीज कुछ कहती है। काम चलता रहा, सूरज थोड़ा और ऊपर चढ़ा, लेकिन किसी को समय का अंदाजा नहीं था। अवनीश ने काम रोका, पानी पिया, सबको दिया। पानी ठंडा नहीं था, लेकिन सुकून देने वाला था। यहां सब इतना सीधा क्यों है? प्रभाकर ने पूछा। अवनीश ने एक पल सोचा, क्योंकि यहां कोई दिखावा नहीं करता। प्रभाकर चुप हो गया। उसे लगा शहर में बहुत कुछ दिखावे के लिए होता है। आनंद अब थकने लगा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बोझिल हो रही थीं। अवनीश ने उसे गोद में उठा लिया। यह दृश्य रतलाम ने देखा। उसकी आंखें कुछ पल भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। खेत की यह सुबह धीरे धीरे दोपहर में बदलने लगी, और उसी बदलाव के साथ अवनीश के भीतर एक बात और साफ होने लगी। यह जगह अब सिर्फ उसकी नहीं है, और यह एहसास उसे डरावना नहीं लगा, बस गर्म, जैसे धूप जो जलाती नहीं, सिर्फ छूकर निकल जाती है। दोपहर बहुत चुपचाप आ गई। ऐसा नहीं लगा कि सूरज अचानक तेज हो गया हो, बस हवा कुछ भारी हो गई। छायाएं छोटी होने लगीं, और खेतों की हर चीज थोड़ी देर ठहरने लगी।
अवनीश ने यह बदलाव बिना देखे पहचान लिया। उसने हल को एक तरफ रखा। बैल भी अपने आप रुक गए। अब नहीं, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में कोई आदेश नहीं था, बस समझ थी। रतलाम ने राहत की सांस ली। मेड पर बैठते ही उसके शरीर ने जवाब दिया, जैसे कह रहा हो कि यह रुकना जरूरी था। प्रभाकर अब बिल्कुल चुप था। सुबह की जिज्ञासा अब एक थकान में बदल गई थी, लेकिन यह थकान भारी नहीं थी। ये वह थकान थी जो मन को भी आराम देती है। आनंद तो कब का आधा सो चुका था। अवनीश की गोद में उसका सिर टिक गया था। उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं। अवनीश ने उसे धीरे से जमीन पर लिटा दिया। पीपल की छाया उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पत्तों के बीच से हवा छन छन कर आ रही थी। दोपहर में पेड़ों की छाया सबसे सच्ची होती है। सब कुछ एक साथ धीमा पड़ गया। कहीं कोई आवाज नहीं थी, बस दूर किसी पक्षी की पुकार और बहुत हल्की सी पत्तों की सरसराहट। प्रभाकर ने पीठ के बल लेटकर आसमान देखा, नीला, बिना बादल के। उसे लगा कि उसका मन भी ऐसा ही है, अभी खुला, बिना किसी बोझ के। चाचा, उसने धीरे से कहा, आप थकते नहीं? अवनीश ने उसकी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। थकता हूं, उसने कहा, लेकिन यहां थकान रुक जाती है। प्रभाकर इस बात को समझने की कोशिश करने लगा। शायद यह समझ अभी पूरी नहीं थी, लेकिन बीज पड़ चुका था। रतलाम आंखें मूंद कर लेट गया। दोपहर की सुस्ती उस पर हावी हो रही थी। उसे लगा जैसे वह फिर से किसी पुराने समय में लौट आया हो, जहां दोपहर भागने के लिए नहीं, रुकने के लिए होती थी। अवनीश चुपचाप बैठा रहा, पीठ पेड़ से टिकी हुई, आंखें आधी बंद। उसके भीतर एक सवाल धीरे धीरे आकार ले रहा था। कोई तेज सवाल नहीं, कोई डराने वाला नहीं, बस एक साधारण सा, अगर यह जगह किसी और के साथ बांटी जाए तो क्या यह कम हो जाएगी? उसने इस सवाल को मन में ही छोड़ दिया, जैसे मिट्टी में बीज छोड़ते हैं बिना यह सोचे कि वह कब उगेगा। आनंद नींद में मुस्कुरा दिया। शायद कोई अच्छा सपना देख रहा था। हवा चली, पीपल की पत्तियां एक साथ हिलीं, जैसे किसी ने बहुत धीरे से ताली बजाई हो। दोपहर अब अपने बीच के हिस्से में थी। सब कुछ स्थिर शांत, और इसी स्थिरता में कहानी बिना किसी मोड़ के, लेकिन एक नए भाव के साथ आगे बढ़ रही थी। दोपहर के बाद का समय पूरी तरह जागा हुआ नहीं होता, और पूरी तरह सोया हुआ भी नहीं। पीपल की छाया अब थोड़ी खिसक चुकी थी। हवा में गर्मी की धार कम हो गई थी, लेकिन ठंडक अभी आई नहीं थी। आनंद की नींद सबसे पहले टूटी। उसने आंखें खोलीं, कुछ पल तक कुछ नहीं समझा, फिर पत्तों की हलचल देखी, आसमान की झलक देखी और मुस्कुरा दिया। अभी सुबह है? उसने पूछा। प्रभाकर हंस पड़ा। नहीं, उसने कहा, अब दोपहर खत्म हो रही है। आनंद ने आंखें मलीं। यहां समय अजीब चलता है। अवनीश ने यह बात सुनी, कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में उसे सही लगी। यहां समय चलता नहीं, बस बहता है। रतलाम भी उठ बैठा। उसने गमछे से मुंह पोंछा। शरीर हल्का था। मन भी अब चलें? उसने पूछा। अवनीश ने सूरज की तरफ देखा, फिर खेतों की तरफ, फिर बच्चों की तरफ। हाँ, उसने कहा, चल सकते हैं। वापसी का रास्ता सुबह से अलग था। सुबह सब कुछ नया लगता है। अब सब कुछ जाना पहचाना। प्रभाकर चुपचाप चल रहा था। उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह कुछ सीख रहा है, लेकिन किताबों जैसा नहीं, बिना शब्दों के। आनंद अब थका नहीं था। वह आगे आगे चल रहा था। कभी पीछे मुड़कर देख लेता। चाचा, उसने कहा, आप यहाँ हर दिन रहते हो? हाँ, अवनीश ने कहा। अकेले? अवनीश ने चलते चलते एक पल को कदम धीमे कर लिए। अकेला नहीं, उसने कहा, यह सब है। आनंद ने चारों तरफ देखा, पेड़, खेत, हवा। उसने सिर हिलाया, जैसे समझ गया हो। झोपड़ी पास आती गई। नीम का पेड़ फिर सामने आ गया। उसकी छाया अब जरा लंबी थी। अवनीश ने बैल खोलकर उन्हें पानी दिया। वे शांत थे। दिन का काम उनके लिए भी अब पूरा हो चुका था। रतलाम झोपड़ी के बाहर खड़ा रहा। उसने भीतर झांका। छोटी है, उसने कहा। अवनीश ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन सांस लेने लायक। प्रभाकर ने यह बात सुनी और भीतर कहीं उसे सहेज लिया। शाम की तैयारी अपने आप शुरू हो गई। कोई जल्दी नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, बस दिन से शाम की ओर एक सहज सा झुकाव। आनंद नीम के नीचे जमीन पर बैठ गया, मिट्टी से खेलने लगा। उसे घर की याद नहीं आ रही थी, और यह बात उसे परेशान नहीं कर रही थी। रतलाम ने यह महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। अवनीश झोपड़ी के अंदर गया, दिया निकाला। अब जलाने के लिए नहीं, बस हाथ में लेकर देखने के लिए। शाम धीरे धीरे उतर रही थी।
और सबके भीतर एक बात चुपचाप बैठ रही थी, ये जगह सिर्फ आने जाने की नहीं है, यह रुकने की है। बस अभी किसी ने उसे जोर से नहीं कहा। शाम अब अपने दूसरे रंग में थी। आसमान का नीला धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, उसमें हल्का सा गुलाबी घुल रहा था, फिर बैंगनी। हवा ठंडी होने लगी थी। दिन की गर्मी अब मिट्टी के भीतर लौट रही थी। अवनीश ने दिया जला दिया, इस बार बाहर। नीम के नीचे छोटी सी रोशनी अंधेरे से पहले अपनी जगह बना रही थी। आनंद दिए के पास आकर बैठ गया। उसकी लौ को ध्यान से देखने लगा। यह हिल क्यों रहा है, उसने पूछा। हवा चल रही है, अवनीश ने कहा। अगर हवा न चले तो? अवनीश ने थोड़ा सोचा। तो दिया भी बुझ जाएगा। आनंद ने यह बात बहुत गंभीरता से सुनी, जैसे किसी बड़े सच को। प्रभाकर थोड़ा दूर बैठा था। उसकी नजर कभी आसमान पर, कभी चाचा पर। उसे लग रहा था कि यह शाम बहुत जल्दी गुजर जाएगी। रतलाम चुप था। वह जानता था अब लौटने का समय नजदीक है। शहर उन्हें वापस बुला रहा था, अपनी आवाजों के साथ, अपनी रफ्तार के साथ। अब चलें, उसने धीरे से कहा। यह सवाल हवा में नहीं तैरा, सीधा जमीन पर बैठ गया। आनंद ने कुछ नहीं कहा, बस दिए की तरफ और पास खिसक गया। प्रभाकर ने अवनीश की तरफ देखा। अवनीश ने दिए को देखा, फिर बच्चों को, फिर आसमान को। अंधेरा हो जाएगा, उसने कहा। बस इतना। ये कोई रोक नहीं थी, बस समय की पहचान थी। तैयारी बहुत कम थी, क्योंकि ठहराव गहरा था। आनंद चाचा से लिपट गया। उसकी बाहें छोटी थीं, लेकिन पकड़ पूरी थी। फिर आएंगे, रतलाम ने कहा। अवनीश ने सिर हिलाया। रास्ता यही है। प्रभाकर कुछ पल रुका, फिर बोला, मैं खेत फिर देखना चाहता हूं। अवनीश ने उसके सिर पर हाथ रखा। खेत कहीं नहीं जाते। ये बात प्रभाकर के भीतर किसी दिए की तरह जल गई। वे चल पड़े। रास्ते में कोई बात नहीं हुई। शाम खुद बोल रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद आनंद ने पीछे मुड़कर देखा। नीम का पेड़ अब अंधेरे में आधा छुप चुका था। झोपड़ी की रोशनी अब भी दिख रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे अब भी देख रहा हो। अवनीश वहीं खड़ा रहा, जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। फिर वह अंदर गया, दिया रखा, बिस्तर ठीक किया। झोपड़ी फिर शांत हो गई, लेकिन अब वह खाली नहीं थी। हवा पहले जैसी ही थी, नीम पहले जैसा ही, लेकिन अवनीश के भीतर कुछ जुड़ गया था। एक बहुत शांत निर्णय, जिसे उसने अभी शब्द नहीं दिए, बस दिल में रख लिया। रात धीरे धीरे उसके चारों ओर फैल गई, और इस बार अकेलापन नरम था, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब तुम अकेले नहीं सोचते। शहर की रोशनी उन्हें दूर से ही दिखने लगी, पीली, सफेद, कुछ जगहों पर झिलमिलाती हुई, जैसे कोई दूसरा संसार धीरे धीरे पास आ रहा हो। रतलाम आगे चल रहा था, प्रभाकर उसके बगल में, आनंद बीच बीच में पीछे देख लेता। उसे झोपड़ी की मिट्टी की गंध अब भी अपने हाथों में महसूस हो रही थी। शहर में घुसते ही हवा बदल गई। आवाजें लौट आईं। किसी दुकान का शटर, किसी बाइक की आवाज, किसी कुत्ते का भौंकना। आनंद ने अपने कान ढक लिए। यहां बहुत बोलते हैं, उसने कहा। प्रभाकर हल्का सा मुस्कुराया। उसे भी यह बात पहली बार इतनी साफ लगी। घर पहुंचे, दरवाजा खुला। अंदर वही सब कुछ था, पर कुछ अलग भी था। आनंद बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद तुरंत नहीं आई। उसे नीम की सरसराहट याद आ रही थी। प्रभाकर खिड़की के पास खड़ा रहा। आसमान देखा। यहां तारे कम दिखते थे, लेकिन आज उसे फर्क और ज्यादा महसूस हुआ। रतलाम कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने हाथों को देखा, जैसे पहली बार देख रहा हो। उसे लगा कि उसने आज कुछ पाया है, और कुछ छोड़ा भी है। झोपड़ी में अवनीश अकेला था, लेकिन वह खाली नहीं था। उसने दिया बुझाया, बिस्तर पर लेट गया। रात वही थी, आवाजें वही, लेकिन उसके भीतर अब एक हलचल थी। कोई शोर नहीं, बस एक विचार। क्या होगा अगर कभी यह झोपड़ी किसी और की हंसी भी सुने? उसने इस विचार को नजरअंदाज नहीं किया, और पकड़कर भी नहीं रखा, बस रहने दिया। नींद धीरे धीरे उसे अपने पास ले आई। शहर में आनंद की नींद अब गहरी हो गई थी, लेकिन वह नींद में भी कुछ बुदबुदाया। चाचा प्रभाकर ने यह सुना। उसने आंखें बंद किन। उसके मन में एक बात साफ थी, वह फिर जाएगा। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह जरूरत थी। रात दो जगहों पर एक साथ गहरी हो गई, और दोनों जगह कुछ बदल चुका था। बिना शोर के, बिना घोषणा के, बस धीरे धीरे सुबह फिर आ गई। बिना यह पूछे कि कल क्या बदला था, बिना यह जताए कि आज कुछ अलग होगा। अवनीश की नींद अपने समय पर खुली। वही हवा, वही हल्की ठंडक, वही नीम की सरसराहट। लेकिन आज उसने आंखें खोलते ही एक पल ज्यादा लिया।
जैसे मन कहीं रुक गया हो। वह उठा, बाहर आया, आसमान देखा, रंग वही थे, लेकिन उसे लगा जैसे वे कुछ ज्यादा साफ हैं। बैल खड़े थे। उसे देखते ही हल्की सी आवाज की। अवनीश ने उनके पास जाकर माथा सहलाया। आज भी उसने मन में कहा, सब वैसे ही है, लेकिन मन उसकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं था। शहर में सुबह जल्दी बोलने लगी थी। प्रभाकर की नींद अलार्म से खुली। उसने उठते ही एक बार झोपड़ी को याद किया। उसे याद आया वहां कोई अलार्म नहीं था, बस रोशनी थी। आनंद अब भी सो रहा था। उसकी नींद अब शहर की भीड़ से थोड़ी लड़ रही थी। रतलाम चाय बनाते हुए कल की शाम को सोच रहा था। उसे लगा कि कल कुछ छूट गया था और कुछ मिल गया था। अवनीश खेत की तरफ चला, लेकिन आज उसके कदम कम बोल रहे थे। मिट्टी को छुआ, नमी ठीक थी, सब ठीक था, फिर भी कुछ अधूरा सा। काम शुरू हुआ, हल चला, मिट्टी पलटी, लेकिन मन आज काम के साथ नहीं चल रहा था। उसके भीतर एक विचार धीरे धीरे आकार ले रहा था। अगर कभी बच्चे यहां ज्यादा समय बिताए विचार पूरा नहीं हुआ, वह उसे जबरदस्ती पूरा नहीं करना चाहता था। शहर में प्रभाकर स्कूल गया, क्लास में बैठा, लेकिन ध्यान खिड़की के बाहर था। उसे लगा कि दीवारें आज ज्यादा करीब हैं। आनंद घर पर खेल रहा था, लेकिन उसके खेल में मिट्टी नहीं थी। वह बार बार हाथ झाड़ता, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। रतलाम काम पर गया, लेकिन मन घर पर नहीं था और घर मन में नहीं था। दूरी आज ज्यादा साफ दिख रही थी। दोपहर फिर आई, खेत में भी, शहर में भी। अवनीश पीपल के नीचे बैठा, आंखें बंद किंग। उसे लगा जैसे झोपड़ी अब उससे कुछ पूछ रही हो। क्या तुम इसे बांट सकते हो? उसने आंखें खोलीं। सवाल अब भी वही था, लेकिन डर नहीं था, बस इंतजार था। शाम की ओर दिन झुकने लगा। शहर में प्रभाकर ने घर लौटते हुए मन ही मन कहा, इस बार ज्यादा रुकेंगे। और उसी समय अवनीश ने खेत से लौटते हुए आसमान की तरफ देखा। रंग बदल रहा था। उसे लगा कि यह बदलाव सिर्फ आसमान का नहीं है, ये कहीं भीतर भी है। और यह एहसास पहली बार उसे भारी नहीं लगा, बस शांत लगा, जैसे कोई बात अब कहे जाने के लिए तैयार हो रही हो। शाम उस दिन कुछ ज्यादा ठहरी हुई थी, न बहुत जल्दी ढली, न देर तक अटकी, बस धीरे धीरे अपनी जगह बनाती रही। शहर में प्रभाकर घर लौटा तो उसने स्कूल का बैग बिना किसी जल्दबाजी के एक तरफ रखा। आनंद जमीन पर बैठा कुछ बना रहा था। कागज नहीं, खिलौना नहीं, बस हाथों से कुछ आकार देता हुआ। क्या बना रहे हो? प्रभाकर ने पूछा। आनंद ने सिर नहीं उठाया। झोपड़ी, उसने कहा। प्रभाकर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बैठ गया। रतलाम रसोई में था। चूल्हे की हल्की आवाज घर में फैल रही थी। प्रभाकर उठा। उसके कदम आज सीधे रसोई की तरफ नहीं गए। वह पहले खिड़की के पास रुका, बाहर देखा। शाम की रोशनी घरों की दीवारों पर फिसल रही थी। फिर उसने बहुत साधारण आवाज में कहा, बाबा हम फिर चाचा के यहाँ कुछ दिन रह सकते हैं। आवाज में कोई जिद नहीं थी, कोई डर भी नहीं, बस एक इच्छा। रतलाम ने चम्मच रोक दिया, पीछे मुड़कर देखा। क्यों? उसने पूछा। प्रभाकर ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, वहां मन धीमा हो जाता है। रतलाम कुछ नहीं बोला। वह जानता था यह जवाब तैयार किया हुआ नहीं है। आनंद ने तभी सिर उठाया। मैं भी रहूंगा, उसने कहा। रतलाम मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान हल्की सी सोच में डूबी हुई थी। उसी समय झोपड़ी में अवनीश दिया जला रहा था। दिन पूरा हो चुका था, काम भी, बैल शांत थे, नीम अपनी जगह पर था, लेकिन मन आज फिर कुछ ज्यादा बोल रहा था। वह बाहर बैठा, हवा को महसूस करता हुआ। उसे बच्चों की हंसी याद आई, उनके कदमों की आवाज, झोपड़ी की दीवारों पर उनकी परछाइयां। उसे लगा जैसे यह सब अभी भी यहां है। शहर में रतलाम ने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया, फिर धीमी आवाज में बोला, चाचा से पूछेंगे। प्रभाकर ने कुछ नहीं कहा, बस उसके भीतर एक हल्की सी राहत उतर गई। आनंद फिर से अपनी झोपड़ी बनाने में लग गया। रात धीरे धीरे दोनों जगह उतरने लगी। अवनीश ने आसमान देखा। आज तारे कुछ ज्यादा साफ थे। उसके मन में एक पंक्ति उभरी, अगर वे आए, उसने इस पंक्ति को पूरा नहीं किया। शहर में प्रभाकर सोते हुए मन ही मन सोच रहा था, इस बार खेतों में ज्यादा देर रहेंगे। झोपड़ी में अवनीश की नींद आज थोड़ी हल्की थी, लेकिन बेचैन नहीं, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुलने वाला हो। और दोनों तरफ कोई नहीं जानता था कि यह छोटा सा विचार आगे चलकर कितनी चुपचाप जिंदगी की दिशा बदल देगा। बस इतना पता था, कुछ तय हो रहा है, बिना आवाज के, बिना घोषणा के, जैसे रात खुद फैसला कर लेती है कि कब सुबह लानी है।
रात उस दिन थोड़ी लंबी लगी, शहर में भी और झोपड़ी में भी, जैसे समय खुद को थोड़ा खींच रहा हो। अवनीश झोपड़ी के बाहर नीम के नीचे बैठा था। दिया जल रहा था, लेकिन उसकी लौ आज ज्यादा स्थिर नहीं थी। हवा बार बार उसे छूकर निकल जाती। उसके हाथ घुटनों पर रखे थे। न कोई काम, न कोई जल्दी, बस सोच। शहर में रतलाम छत पर खड़ा था, आसमान देख रहा था। उसने भी दिया नहीं, बल्कि दूर की रोशनियां देखीं। उसे लगा कि दोनों जगहों के बीच आज दूरी कम है। फोन काफी देर तक खामोश पड़ा रहा। फिर रतलाम ने खुद ही उठाया, नंबर मिलाया। उधर झोपड़ी में फोन की हल्की सी आवाज गूंजी। अवनीश ने फोन देखा, नाम पढ़ा और उठा लिया। हाँ, उसने कहा। सोए नहीं? रतलाम की आवाज दूसरी तरफ से आई। नहीं, अवनीश ने कहा, हवा अच्छी है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फोन के उस पार कोई आवाज नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ था। बच्चों को अच्छा लगा था, रतलाम ने कहा। अवनीश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वे कह रहे थे, रतलाम ने आगे कहा, कि फिर आना चाहते हैं। अवनीश ने दिए की तरफ देखा, फिर नीम की तरफ। आ सकते हैं, उसने कहा। बहुत साधारण, कुछ दिन, रतलाम ने जोड़ा। जितने दिन मन चाहे, अवनीश ने कहा। इस वाक्य में कोई बड़ा ऐलान नहीं था, कोई त्याग नहीं, बस जगह थी। फोन के उस पार रतलाम की सांस थोड़ी गहरी हो गई। तुम्हें अकेला तो नहीं लगेगा? उसने पूछा। अवनीश ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, अकेलापन आदमी से पूछकर नहीं आता। रतलाम यह बात समझ गया। फोन कट गया। शहर में रतलाम अंदर आया। बच्चे सो रहे थे। प्रभाकर की नींद हल्की थी। उसने आंखें खोली। बाबा, उसने कहा। हाँ, रतलाम ने कहा, तैयारी कर लो। प्रभाकर कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर लीं। लेकिन नींद अब और गहरी थी। झोपड़ी में अवनीश ने फोन रखा, दिया बुझाया, बिस्तर पर लेटा। आज नींद आने से पहले उसके भीतर कोई सवाल नहीं था, बस एक खालीपन था जो डरावना नहीं था। जैसे किसी कमरे में खिड़की खुल जाए और हवा अंदर आ जाए। रात धीरे धीरे सबको अपने में समेटने लगी। और इस बार यह रात किसी एक की नहीं थी, यह आने वाली सुबह की भूमिका थी। बिना शोर के, बिना जल्दी के, बस ठहर कर। सुबह इस बार शहर में थोड़ी अलग थी। आवाजें वही थीं, दूध वाले की घंटी, दूर कहीं बस का हॉर्न, छतों पर उठती हलचल। लेकिन रतलाम के घर में एक हल्की सी तैयारी की गंध थी। ऐसी नहीं जो जल्दबाजी करे, बस ऐसी जो बताती है कि कहीं जाना है। प्रभाकर सबसे पहले उठा। आज अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी। उसने खिड़की खोली। हवा भीतर आई। उसे लगा जैसे यह हवा कल की झोपड़ी से कुछ साथ लाई हो। आनंद अब भी सो रहा था। उसकी सांसें गहरी थीं। चेहरे पर वही शांति जो शहर में कम दिखती है। प्रभाकर ने धीरे से उसे हिलाया। उठो, उसने कहा, हम जा रहे हैं। आनंद ने आंखें खोलीं। एक पल को कुछ नहीं समझा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। चाचा के पास, उसने पूछा। प्रभाकर ने सिर हिलाया। आनंद बिना कुछ कहे उठ बैठा। नींद जैसे खुद ही कहीं पीछे छूट गई। रतलाम रसोई में था। चाय बन रही थी। उसकी खुशबू घर में फैल गई। ज्यादा सामान नहीं, उसने कहा, बस जरूरी। ये बात उसने बच्चों से कम खुद से ज्यादा कही। थोड़े कपड़े, एक जोड़ी जूते, आनंद का छोटा बैग जिसमें उसने अपना खिलौना भी डाल दिया। प्रभाकर ने कमरा देखा, जैसे उसे थोड़ी देर के लिए अलविदा कह रहा हो। शहर से निकलते समय सड़कें अब पूरी तरह जाग चुकी थीं। गाड़ियां, लोग, दुकानें, लेकिन उनकी गाड़ी धीरे चल रही थी, जैसे रफ्तार अपने आप कम हो रही हो। झोपड़ी में अवनीश की सुबह भी अपने समय पर खुली। उसने आंखें खोलीं, बाहर देखा। हवा आज कुछ अलग लग रही थी, या शायद वह खुद अलग था। उसने बैलों को देखा, फिर झोपड़ी को। आज उसने जल्दी काम शुरू नहीं किया, बस थोड़ी देर नीम के नीचे बैठा रहा। दूर से एक आवाज आई, पहले हल्की, फिर साफ, पहियों की। अवनीश ने सिर उठाया। रास्ते पर गाड़ी दिखने लगी। उसका दिल बिना वजह थोड़ा तेज हो गया। गाड़ी पास आई। रतलाम उतरा, फिर प्रभाकर, फिर आनंद। आनंद दौड़कर सीधे चाचा से लिपट गया। अवनीश कुछ पल हिल नहीं पाया, फिर उसने हाथ उठाकर उसे थाम लिया। प्रभाकर पास खड़ा था। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा, वही शांति आ गए। रतलाम ने कहा। अवनीश ने सिर हिलाया। आ गए। झोपड़ी फिर से जी उठी। दीवारों ने आवाजें सुनी। नीम ने कदमों की आहट। कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, बस आना था। और आ गए। अवनीश ने अंदर का दरवाजा खोला। रुको मत, उसने कहा। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक जगह का न्योता था। दिन धीरे धीरे फैलने लगा, और उसी फैलाव में एक नई दिनचर्या जन्म ले रही थी।
बिना घोषणा के, बिना शोर के, बस जैसे सुबह अपने आप हो जाती है। दोपहर इस बार अकेली नहीं आई। झोपड़ी के आसपास अब सिर्फ हवा नहीं थी, कदमों की आवाज थी, हंसी थी और बहुत हल्की सी अव्यवस्था भी। अवनीश ने खेत की तरफ देखा। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन आज उसके कदम उधर जाने को जल्दी में नहीं थे। आनंद नीम के नीचे बैठा पत्थरों से कुछ बना रहा था। कभी एक पत्थर उठाता, कभी उसे दूसरी जगह रख देता। यह क्या है? अवनीश ने पूछा। आनंद ने गंभीर होकर कहा, यह घर है। अवनीश मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा। प्रभाकर झोपड़ी के अंदर दीवारों को देख रहा था। मिट्टी की दरारें, छत की घास और कोने में रखा एक पुराना लोटा। उसे यह सब नया नहीं लग रहा था, बस अपना सा। रतलाम बाहर बैठा था। उसने गमछा फैलाकर पसीना पोंछा। दोपहर हो रही है, उसने कहा। अवनीश ने सिर हिलाया। यहाँ दोपहर थोड़ी देर से आती है। ये बात कोई मजाक नहीं थी, बस यहाँ का नियम था। अवनीश ने खाना बनाने की तैयारी की। आज उसके हाथ थोड़े अलग चल रहे थे, जैसे वह अकेले के लिए नहीं बना रहा हो। आनंद कभी अंदर झांकता, कभी बाहर भागता। प्रभाकर धीरे धीरे उसकी चाल में रंग भरने लगा। दोपहर की धूप तेज हुई, लेकिन पीपल की छाया सबको ढक लेती थी। खाना तैयार हुआ। सब नीम के नीचे जमीन पर बैठ गए। कोई थाली नहीं थी, कोई मेज नहीं, बस हाथ रोटी और सादा सा स्वाद। यह अच्छा है, प्रभाकर ने कहा। क्यों? अवनीश ने पूछा। क्योंकि यह चुप है, प्रभाकर बोला। अवनीश ने उसकी तरफ देखा, फिर कुछ नहीं कहा। आनंद खाते खाते ऊँघने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। अवनीश ने उसे उठाया, पीपल के नीचे कपड़ा बिछाया। दोपहर में जमीन अच्छी होती है, उसने कहा। आनंद कुछ नहीं बोला। नींद खुद ही उस पर उतर आई। प्रभाकर पीठ के बल लेट गया। आसमान देखने लगा। उसके मन में शहर की तस्वीर धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। रतलाम पेड़ से टिककर बैठा, आंखें बंद किंग। उसे लगा कि वह बहुत समय बाद सांस ले रहा है। अवनीश थोड़ी दूर खड़ा रहा, सबको देखता हुआ। उसके भीतर कोई डर नहीं था, बस एक हल्की जिम्मेदारी, और यह जिम्मेदारी उसे भारी नहीं लगी। दोपहर अब अपने बीच के हिस्से में थी। चारों तरफ शांति थी, लेकिन यह शांति अब अकेली नहीं थी, साथ की शांति थी। जैसे किसी ने खामोशी में बहुत हल्की सी हंसी मिला दी हो, और उसी में नींद धीरे धीरे सबके पास आ रही थी। शाम इस बार बिना बताए आ गई, जैसे दिन ने धीरे से कंधे छुए हों और कहा हो, अब आराम। दोपहर की नींद सबके चेहरे पर निशान छोड़ गई थी। आनंद सबसे पहले उठा। उसने आंखें खोलीं और कुछ पल तक बस पत्तों को हिलते देखा। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, हवा चल रही है। अवनीश पास ही बैठा था। उसने सिर हिलाया, शाम है। प्रभाकर भी उठ बैठा। उसकी आंखों में नींद का बोझ नहीं था, बस एक ठहराव था, ऐसा ठहराव जो शहर में कम मिलता है। रतलाम ने गमछा समेटा, चारों तरफ देखा। उसे लगा जैसे यह जगह दिन भर में और पास आ गई हो। अवनीश उठा, बैल की तरफ गया, उनकी रस्सी देखी, पानी रखा। ये काम वह हर शाम करता था, लेकिन आज उसके हाथों में थोड़ी जल्दी थी, जैसे वह काम से पहले शाम को पकड़ लेना चाहता हो। आनंद नीम के चारों तरफ घूम रहा था। उसने एक पत्ता उठाया, फिर दूसरा, फिर दोनों को जोड़कर देखा। यह नाव है, उसने कहा। कहाँ जाएगी? प्रभाकर ने पूछा। आनंद ने आसमान की तरफ इशारा किया। वहां। प्रभाकर कुछ नहीं बोला। उसे यह जवाब पूरा लगा। शाम का रंग अब बदलने लगा था। नीला धीरे धीरे गुलाबी में घुल रहा। अवनीश ने दिया निकाला। आज वह दिया अंदर नहीं बाहर जला रहा था। नीम के नीचे रोशनी फैल गई, छोटी सी, लेकिन काफी। ये रोज जलाते हो? प्रभाकर ने पूछा। हाँ, अवनीश ने कहा, रात को रास्ता याद दिलाने के लिए। किसे? प्रभाकर ने पूछा। अवनीश ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, खुद को। यह बात प्रभाकर के मन में कहीं टिक गई। रतलाम ने झोपड़ी की दीवार को हाथ लगाया। मिट्टी अब ठंडी हो रही थी। यह जगह शाम को ज्यादा बोलती है, उसने कहा। अवनीश ने उसकी तरफ देखा। दिन में काम, शाम में बातें। आनंद अब थकने लगा था। उसकी चाल धीमी हो गई। अवनीश ने उसे पास बुलाया, घुटनों पर बिठा लिया। आनंद ने सिर उसके सीने से टिका दिया। यह पल कोई नया नहीं था, लेकिन अवनीश के लिए यह अनजाना था, और फिर भी स्वाभाविक। प्रभाकर यह सब देख रहा था, बिना सवाल के। उसे लगा कि झोपड़ी अब सिर्फ मिट्टी और घास नहीं है, यह शामों को संभालने लगी है। रतलाम ने आसमान देखा। पहला तारा नजर आया। कल क्या करेंगे? आनंद ने नींद में ही पूछा। अवनीश ने उसके बाल सहलाए।
कल भी धीरे चलेंगे। आनंद मुस्कुराया और चुप हो गया। शाम अब पूरी तरह रात में बदल रही थी। झोपड़ी के बाहर दिए की रोशनी और भीतर सांसों की आवाज। अवनीश ने एक पल को सोचा यह उसकी पुरानी शाम नहीं है, और फिर यह सोच उसे भारी नहीं लगी, बस थोड़ी और पूरी लगी, जैसे किसी खाली जगह में अब हवा बसने लगी हो। रात इस बार झोपड़ी में कुछ अलग तरह से उतरी। अंधेरा वही था, हवा वही, नीम की सरसराहट भी वही, लेकिन भीतर अब सिर्फ एक सांस नहीं थी। अवनीश ने दिया बुझाया। रोशनी गई, लेकिन जगह अंधेरी नहीं हुई, क्योंकि अब यहाँ कई सांसें थीं। आनंद बहुत जल्दी सो गया। दिन भर की मिट्टी, हवा और चलने की थकान उस पर भारी पड़ गई थी। उसकी नींद बेफिक्र थी, जैसे जमीन पर सोता बच्चा कभी नहीं डरता। प्रभाकर अब भी जाग रहा था। वह करवट लेकर छत को देख रहा था। छत की घास उसे किसी पुराने नक्शे जैसी लगी, जिसे पढ़ना नहीं आता पर देखना अच्छा लगता है। उसके कानों में नीम की आवाज धीरे धीरे घर कर रही थी। शहर की रातों में उसके कान आवाजों से थक जाते थे, यहाँ आवाजें थकाती नहीं थीं। रतलाम नीम के नीचे थोड़ी देर बैठा रहा, फिर अंदर आकर चुपचाप लेट गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन खुला था। उसे लगा कि उसने बच्चों को एक सही जगह लाया है। अवनीश सबसे आखिर में लेटा। उसने झोपड़ी के अंदर चारों तरफ देखा। मिट्टी की दीवारें, छत और अब इन सब के बीच सांसें। उसे याद आया कि उसने कभी इस झोपड़ी को घर नहीं कहा था, ये बस रहने की जगह थी। आज यह शब्द बदल रहा था। धीरे धीरे प्रभाकर की नींद अब गहरी होने लगी। नींद में उसके होंठ हल्के से हिले, शायद वह खेत देख रहा था। अवनीश ने यह देखा और बिना कुछ सोचे उसने गमछा थोड़ा ठीक कर दिया। यह हरकत उसके लिए नई थी, लेकिन अटपटी नहीं। रात अब पूरी तरह सांसों से भरी थी। बाहर कहीं कोई दूर की ट्रेन सीटी दे गई। प्रयागराज की रात अपने होने का हल्का सा निशान छोड़ गई। अवनीश ने आंखें बंद की। नींद आने से पहले उसके मन में एक शब्द आया, घर। यह शब्द आज अकेला नहीं था, यह कुछ चेहरों के साथ जुड़ चुका था, और यह जुड़ाव उसे डरावना नहीं लगा, बस शांत, जैसे रात की सरसराहट अब सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी चल रही हो। और उसी सरसराहट में नींद सबको धीरे धीरे अपने भीतर ले गई। सुबह इस बार झोपड़ी में पहले से ज्यादा देर तक ठहरी रही, जैसे उसे भी अब जल्दी नहीं थी। धूप छत की घास से छनकर अंदर आई, लेकिन बहुत हल्की, जैसे किसी ने धीरे से पर्दा हटाया हो। आनंद सबसे पहले जागा। उसने आंखें खोलीं और एक पल को कुछ नहीं किया, बस सांस ली। फिर उसने धीरे से कहा, यह सुबह अलग है। प्रभाकर ने आंखें मलीं। वह बैठ गया। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि यहां आवाज नहीं है, आनंद बोला। प्रभाकर ने सिर हिलाया। वह समझ गया। अवनीश पहले से बाहर था, नीम के नीचे बैल के पास खड़ा। उसने उनकी रस्सी ठीक की, पानी रखा। यह काम वह रोज करता था, लेकिन आज उसे देखने वाली आंखें थीं। रतलाम धीरे से बाहर आया। उसके हाथ में लोटा था। उसने चारों तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली। यहां सुबह धीमी है, उसने कहा। अवनीश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आनंद बैल के पास गया, उनकी आंखों में देखा। ये हमें पहचानते हैं, उसने कहा। अवनीश बोला, सब पहचानते हैं जो डरते नहीं। आनंद ने बैल के गले पर हल्का हाथ रखा। कोई डर नहीं था। प्रभाकर खेत की तरफ चला। धीरे धीरे उसने मिट्टी उठाकर हथेली पर रगड़ी। ये गर्म है, उसने कहा। धूप की है, अवनीश बोला। प्रभाकर ने हथेली को देखा, फिर मुस्कुराया। सुबह का काम अब बंटने लगा। अवनीश खेत की तरफ गया। रतलाम लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। प्रभाकर अवनीश के पीछे पीछे, आनंद नीम के नीचे। कोई नियम नहीं थे, कोई जबरदस्ती नहीं, बस जैसे सबको अपनी जगह मिल गई हो। दोपहर से पहले खाना बना। आज आनंद ने रोटियां गिनने की कोशिश की। 3-4, यह मेरी, उसने कहा। सब हंसे। हंसी बहुत हल्की थी, जैसे जोर से हंसने से यह जगह टूट जाएगी। प्रभाकर अब ज्यादा बोलने लगा था, लेकिन उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वह इस जगह की भाषा सीख रहा हो। अवनीश यह सब देख रहा था। उसके भीतर एक नई आदत जन्म ले रही थी। सुबह अब सिर्फ काम की नहीं थी, यह लोगों की हो रही थी। और यह बदलाव उसके लिए भारी नहीं था, बस थोड़ा गर्म, जैसे सर्दी में पहली धूप। नीम की पत्तियां सरसराइन, और अवनीश ने मन ही मन एक बात मानी, यह झोपड़ी अब उसकी अकेली नहीं रही। और उसे इससे कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सुकून था, गहरा, धीमा, बिल्कुल सुबह जैसा। दिन अब अपनी चाल पकड़ चुका था। सूरज ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उसकी रोशनी तेज नहीं लग रही थी।
शायद इसलिए क्योंकि नीचे मिट्टी और लोग दोनों तैयार थे। अवनीश ने हल उठाया, बैल आगे बढ़े, मिट्टी खुलने लगी। प्रभाकर आज पीछे नहीं रहा। वह पास चल रहा था, बहुत पास नहीं, लेकिन इतना कि सब देख सके। हाथ यहां मत डालना, अवनीश ने कहा। हल तेज होता है। प्रभाकर ने सिर हिलाया। उसकी आंखें डरी हुई नहीं थीं, बस सावधान थीं। आनंद थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा डंडा था। वह मिट्टी पर रेखाएं बना रहा था, कभी खुद से, कभी किसी चिंटी के पीछे पीछे। मैं भी काम कर रहा हूं, उसने कहा। कोई हंसा नहीं, किसी ने टोका नहीं। रतलाम मेड पर बैठा सब देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। यह सुकून काम का नहीं था, यह देखने का था। दिन के बीच थोड़ी देर सब रुके। अवनीश ने पानी निकाला, सबने पिया। पानी ठंडा नहीं था, लेकिन थका नहीं रहा था। प्रभाकर ने पूछा, आप रोज इतना काम करते हो? हाँ, अवनीश ने कहा। और बोर नहीं होते? अवनीश ने हल को देखा, फिर खेत को, फिर आसमान को। जो काम जमीन से जुड़ा हो वह बोर नहीं करता, उसने कहा। प्रभाकर यह बात अपने भीतर रख ले गया। आनंद अब मिट्टी में पूरी तरह उतर चुका था। उसके पैर भूरे हो गए थे, हाथ भी। उसने अपने पैरों को देखा, फिर खुश होकर कहा, मैं भी खेत हूं। अवनीश मुस्कुराया। दोपहर फिर धीरे से आ पहुंची। काम रुका, छाया खोजी गई। पीपल के नीचे सब बैठ गए। आनंद अब थक गया था। उसका सिर रतलाम की गोद में टिक गया। प्रभाकर आसमान देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसका मन अब उतना तेज नहीं दौड़ रहा, जैसे किसी ने उसके भीतर शोर कम कर दिया हो। अवनीश थोड़ी दूरी पर बैठा था। उसके भीतर एक नई समझ उभर रही थी। जिम्मेदारी सिर्फ किसी का पेट भरना नहीं होती, कभी कभी किसी को धीरे चलना सिखाना भी जिम्मेदारी होती है। और यह उसे डरावना नहीं लग रहा था, बस सही लग रहा था। दोपहर की हवा पेड़ों से टकराकर नीचे आ रही थी। पत्तियां हिलीं, छाया डगमगाई, और उस डगमगाहट में एक नई लय जन्म ले रही थी। काम की, साथ की, और उस जीवन की जो अब अवनीश का अकेले का नहीं था। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और कोई जल्दी में नहीं था। दिन का तीसरा पहर अब अपने असर दिखाने लगा था। सूरज अभी ऊपर था, लेकिन उसकी धार नरम हो चुकी थी। काम की थकान अब शरीर में धीरे धीरे उतर रही थी। प्रभाकर पहली बार इस तरह थका था। यह थकान किताबों से नहीं आई थी, यह आंखों से, हाथों से और जमीन के पास चलने से आई थी। वह पीपल के नीचे बैठा रहा, घुटनों पर हाथ रखे। सांस थोड़ी तेज थी। ठीक हो? अवनीश ने पूछा। प्रभाकर ने सिर हिलाया। हाँ, अच्छी थकान है। अवनीश ने यह शब्द सुना और कुछ नहीं कहा। आनंद थकान को पहचानता ही नहीं था। उसके लिए थकना भी खेल का हिस्सा था। वह मिट्टी से अपने हाथ साफ कर रहा था, फिर दोबारा मिट्टी में डाल देता। क्यों बार बार? रतलाम ने पूछा। क्योंकि मिट्टी हट जाती है, आनंद बोला, लेकिन फिर आ जाती है। यह जवाब किसी किताब में नहीं लिखा था। दोपहर ढलने लगी, हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी। काम अब खुद ही रुक गया। अवनीश ने बैल खोल दिए। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन शिकायत नहीं। प्रभाकर उन्हें देखता रहा। उसे लगा कि थकान अगर बांटी जाए तो बोझ नहीं बनती। शाम की तरफ दिन झुकने लगा। शहर की याद आज प्रभाकर के भीतर कमजोर थी। उसे होमवर्क की चिंता नहीं थी, घड़ी की नहीं, कल की नहीं, बस ये पल था। आनंद नीम के नीचे लेट गया। उसने आंखें बंद कर लीं। मैं थोड़ी देर मिट्टी बन रहा हूं, उसने कहा। कोई हंसा नहीं, सब समझ गए। रतलाम पेड़ से टिककर खड़ा रहा। उसने अपने हाथ देखे। इन हाथों ने आज कुछ और छुआ था। अवनीश झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। दिया अब तैयार था शाम के लिए। उसके भीतर एक आदत जन्म ले रही थी। काम खत्म होने के बाद लौटकर किसी को देखना। यह आदत उसे थका नहीं रही थी, बल्कि हल्का कर रही थी। शाम अब पास थी। नीम की पत्तियां फिर से सरसराने लगीं, और उस सरसराहट में दिन की सारी थकान धीरे धीरे घुलने लगी। यह पहली बार था जब थकान किसी को घर जैसा लग रही थी, बिना आवाज के, बिना शिकायत के, बस शांत। शाम अब अपनी पहचान बनाने लगी थी। हर दिन थोड़ी अलग, लेकिन लय वही। सूरज ढलते ही हवा बदल जाती, गर्मी पीछे रह जाती, ठंडक धीरे से सामने आ जाती। अवनीश ने आज बिना देखे दिया जला दिया। हाथ अब इस समय को पहचानने लगे थे। नीम के नीचे वही जगह, वही रोशनी, लेकिन आज यह रोज जैसा लग रहा था। यही आदत होती है। प्रभाकर दिए के पास बैठा। उसकी नजर लौ पर थी। यह हर शाम ऐसा ही हिलता है, उसने पूछा। हाँ, अवनीश ने कहा, हवा जैसी होती है। प्रभाकर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला,
शहर में हवा भी भागती है। अवनीश ने उसकी तरफ देखा। ये बात किसी शिकायत की तरह नहीं लगी, बस एक समझ थी। आनंद नीम के तने से पीठ टिकाकर बैठा था। उसकी हथेलियां अब भी मिट्टी से रंगी थीं। वह उन्हें देख रहा था, जैसे किसी दोस्त को। मिट्टी हाथ छोड़ती नहीं, उसने कहा, अगर पकड़ो तो। अवनीश ने कहा। आनंद मुस्कुराया। रतलाम अब शाम को कुछ ज्यादा ध्यान से देखने लगा था। उसे लग रहा था कि यहाँ समय धीरे नहीं, सही चलता है। खाना अब शाम का हिस्सा बन चुका था, सादा लेकिन मिलकर। कोई मोबाइल नहीं, कोई घड़ी नहीं, बस रोटी की आवाज, सांसों की आवाज और कभी कभी हंसी। प्रभाकर अब खाने के बाद अपने आप झोपड़ी की दीवार से टिक जाता। यह उसकी नई आदत थी। वह दीवार ठंडी होती थी और भरोसे वाली। आनंद खाना खत्म करते ही उबासियां लेने लगता। अवनीश उसे उठाकर बिस्तर की तरफ ले जाता। यह हरकत अब सोचकर नहीं होती थी, बस हो जाती थी। रात धीरे धीरे जगह ले रही थी। तारे दिखने लगे। प्रभाकर आसमान की तरफ देखता। इतने तारे शहर में कहाँ होते हैं? उसने कहा। होते हैं, अवनीश ने कहा, लेकिन दिखते नहीं। यह जवाब प्रभाकर के भीतर कहीं बैठ गया। आनंद अब सो चुका था। उसकी नींद गहरी थी, बिना किसी डर के। रतलाम कुछ देर बाहर बैठा रहा, फिर अंदर चला गया। अवनीश अकेला बाहर रह गया, लेकिन अकेला नहीं लगा। शाम अब पूरी तरह रात में बदल चुकी थी। नीम की पत्तियां सरसराती रहीं और उस सरसराहट में नई आदतें पक्की होने लगीं। ऐसी आदतें जो जिंदगी को धीरे कर देती हैं, बिना कुछ छीने, बिना कुछ मांगे, बस सुकून देती हैं। रात इस बार और गहरी थी। ऐसी नहीं जो डराए, बल्कि ऐसी जो अपने भीतर समेट ले। झोपड़ी के बाहर अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था। नीम की पत्तियां धीरे धीरे सरसराती थीं, जैसे रात खुद सांस ले रही हो। अवनीश ने दिया बुझाया। लौ गई, लेकिन भरोसा रह गया। झोपड़ी के भीतर 3 सांसें अब एक लय में थीं। आनंद सबसे पहले नींद में गया था। उसका शरीर थकान से भरा था, लेकिन मन पूरी तरह हल्का। उसकी नींद में कोई डर नहीं था, कोई सपना भी तेज नहीं था, बस मिट्टी, हवा और एक लंबी शांति। प्रभाकर अभी जाग रहा था। वह बिस्तर पर पीठ के बल लेटा छत देख रहा था। घास के बीच से झांकती चांदनी उसकी आंखों तक आ रही थी। शहर में वह इसी समय मोबाइल की रोशनी देखता था, यहाँ आसमान की। उसे लगा कि उसकी सोच अब धीमी हो गई है। विचार एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, बस एक एक करके आ रहे थे। उसे सपना आया। सपने में वह दौड़ नहीं रहा था, कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी। वह बस खेत के बीच खड़ा था। हवा चल रही थी और अवनीश थोड़ी दूर हल चला रहे थे। उन्होंने उसे देखा, मुस्कुराए, और बस सपना वहीं रुक गया। अवनीश अब सो चुका था। उसकी नींद गहरी थी, लेकिन भारी नहीं। उसके भीतर घर का भाव अब साफ था। घर जहां लौटने की जल्दी न हो, घर जहां रहने में कोई बोझ न हो। उसने सपने में कुछ नहीं देखा, और यह उसके लिए अच्छा था। रतलाम दूसरी तरफ करवट बदला। उसके भीतर एक संतोष था, जैसे उसने सही जगह बच्चों को थामने दी हो। बाहर कहीं दूर ट्रेन की सीटी फिर सुनाई दी। प्रयागराज सोते हुए भी अपनी मौजूदगी जताता रहता है। रात अब पूरी तरह स्थिर थी। नीम की सरसराहट धीमी हो गई, हवा थम सी गई, और इस स्थिरता में 3 जिंदगियां एक ही छत के नीचे आराम से सो रही थीं। कोई सवाल नहीं, कोई चिंता नहीं, बस नींद, गहरी शांत, वैसी जो सुबह अपने आप ले आए। सुबह इस बार और ज्यादा ठहरी हुई थी, जैसे रात ने जाते जाते कह दिया हो, जल्दी मत करना। धूप झोपड़ी के भीतर धीरे धीरे आई, पहले दीवार पर, फिर जमीन पर, और आखिर में चेहरों पर। सबसे पहले अवनीश की आंख खुली। आदत वही थी, लेकिन भीतर कुछ बदला हुआ। वह उठा नहीं, बस लेटा रहा, सांसों को सुनता हुआ। उसे लगा कि अब सुबह उसे काम के लिए नहीं बुला रही, बल्कि साथ के लिए। थोड़ी देर बाद आनंद की नींद टूटी। उसने आंखें खोलीं और बिना उठे कहा, आज धूप अच्छी है। अवनीश मुस्कुराया। हाँ, उसने कहा, आज धूप रुक कर आई है। प्रभाकर अब भी सो रहा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई भीतर की दौड़ अब थम गई हो। रतलाम बाहर आ गया, लोटे से मुंह धोया, हवा को महसूस किया। आज काम नहीं? उसने पूछा। अवनीश ने खेत की तरफ देखा, फिर बच्चों की तरफ। काम होगा, उसने कहा, लेकिन पहले सुबह होगी। ये बात किसी नियम जैसी नहीं थी, बस एक समझ थी। प्रभाकर उठा। उसने बाहर आते ही आसमान देखा। कुछ देर वह कुछ नहीं बोला, फिर बोला, मुझे लगता है मैं यहाँ अलग तरह से सोचता हूँ। अवनीश ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि यहाँ सोचना जरूरी नहीं लगता, उसने कहा। प्रभाकर चुप हो गया।
यह जवाब उसे पूरा लगा। आनंद अब बैलों के पास था, उनसे बातें कर रहा था। ये सुनते हैं, उसने कहा। सब सुनते हैं, अवनीश बोला। अगर धीरे बोला जाए। सुबह का काम अब मिलकर होने लगा। लकड़ियां लाई गईं, पानी भरा गया, चाय बनी। यह चाय पहले जैसी नहीं थी, इसमें आवाजें घुली थीं। प्रभाकर आज खेत की तरफ खुद चला गया। किसी ने नहीं कहा, किसी ने रोका नहीं। उसने मिट्टी उठाई, फिर छोड़ दी। उसे लगा कि यह मिट्टी अब उससे परिचित है। रतलाम यह सब देख रहा था। उसके भीतर एक डर भी था कि यह सब कहीं टूट न जाए, लेकिन यह डर कमजोर था, क्योंकि जो धीरे बनता है वह आसानी से नहीं टूटता। अवनीश खेत के किनारे खड़ा रहा। उसने पीछे मुड़कर झोपड़ी को देखा। उसे लगा कि वह अब किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। वह लोगों से भरी है, और इस भरेपन में उसे कोई शोर नहीं सुनाई दिया, बस एक स्थिरता। जैसे जिंदगी अब पीछे नहीं देख रही, आगे भी नहीं भाग रही, बस यही है, और यही काफी है। सुबह अब पूरी तरह दिन बन चुकी थी, और उस दिन में कोई जल्दी नहीं थी। दिन का मध्य आज कुछ अलग था। सुबह की शांति अब भी बनी हुई थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी हलचल घुलने लगी थी। सूरज ठीक सिर के ऊपर नहीं था, लेकिन उसकी रोशनी अब जमीन पर स्पष्ट दिखने लगी थी। प्रभाकर खेत के किनारे चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में मिट्टी थी, लेकिन आज वह उसे छू नहीं रहा था। वह बस देख रहा था। दूर कहीं शहर की याद उसके भीतर हल्के से उभरी। स्कूल की घंटी, दोस्तों की आवाजें, किताबों का बोझ। यह याद तेज नहीं थी, बस मौजूद थी। उसने गहरी सांस ली। यह पहली बार था जब किसी जगह की याद उसे खींच नहीं रही थी, बस छूकर निकल रही थी। आनंद नीम के नीचे अपने खेल में डूबा हुआ था। वह एक डंडे से जमीन पर घेरा बना रहा था। यह मेरा शहर है, उसने कहा। और यह? अवनीश ने पूछा। आनंद ने घेरे के बाहर मिट्टी पर हाथ फेरा। यह बाहर है, उसने कहा। सब मुस्कुरा दिए। रतलाम झोपड़ी के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक चिंता थी, बहुत छोटी, लगभग छुपी हुई। उसे लगा कि बच्चों का यह ठहराव कहीं ज्यादा लंबा न हो जाए। शहर की जिम्मेदारियां उसके भीतर धीरे धीरे सर उठाने लगी थीं। उसने अवनीश की तरफ देखा। अवनीश खेत से लौट रहा था। उसकी चाल धीमी थी। कभी कभी रतलाम ने कहा, ज्यादा रुकना भी मुश्किल हो जाता है। अवनीश रुक गया। उसने यह बात ध्यान से सुनी। हाँ, उसने कहा, लेकिन रुकना सीख लिया जाए तो जाना भी आसान हो जाता है। रतलाम चुप हो गया। यह जवाब उसके सवाल को खारिज नहीं कर रहा था, बस उसे थाम रहा था। प्रभाकर यह बातचीत दूर से सुन रहा था। उसे लगा कि बड़े लोग भी कभी कभी उसी तरह सोचते हैं जैसे बच्चे, बस धीरे। दोपहर फिर से अपनी जगह पर आ गई। पीपल की छाया सबको एक साथ ढकने लगी। आनंद अब ऊँघ रहा था। उसका सिर अवनीश की जांघ पर आ टिक गया। अवनीश हिला नहीं। उसने उस पल को बदला नहीं। यह पल उसे कुछ सिखा रहा था कि जिंदगी में सब कुछ पूरा होना जरूरी नहीं, कभी कभी बस होना ही काफी होता है। प्रभाकर आसमान देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर कभी उसे वापस जाना पड़ा तो यह जगह उसके भीतर रहेगी। रतलाम यह सब देख रहा था। उसके भीतर एक स्वीकार धीरे धीरे जन्म ले रहा था कि अवनीश सिर्फ अकेला आदमी नहीं है, वह एक जगह है। और यह बात अवनीश भी अब महसूस कर रहा था। शाम अभी दूर थी, लेकिन दिन अब उतना भारी नहीं था। अवनीश ने अपने भीतर पहली बार पूरी तरह खुद को स्वीकार किया, बिना किसी कमी के, बिना किसी अफसोस के। वह जैसा है यही काफी है। और इस स्वीकार में एक अजीब सी शांति थी, ऐसी जो नींद से पहले मन को हल्का कर देती है। शाम इस बार कुछ ज्यादा सोच लेकर आई। दिन ढल रहा था, लेकिन भीतर कुछ ठहरने की कोशिश अब भी चल रही थी। आसमान के रंग धीरे धीरे बदल रहे थे। नीला पीछे हट रहा था और हल्का केसरिया अपनी जगह बना रहा था। अवनीश दिया लेकर नीम के नीचे आ गया। लौ जली। हवा ने उसे छुआ। वह कांपी, फिर स्थिर हो गई। प्रभाकर पास बैठा था। उसके हाथ घुटनों पर टिके थे। आंखें लौ पर नहीं, दूर पर थीं। चाचा, उसने कहा, अगर हम फिर शहर चले जाए तो क्या यह जगह खाली हो जाएगी? अवनीश ने दिए की लौ को देखा, फिर आसमान को, फिर प्रभाकर को। जगह खाली नहीं होती, उसने कहा, बस चुप हो जाती है। प्रभाकर इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह बस इसे अपने भीतर बैठने दे रहा था। आनंद दिए के चारों तरफ घूम रहा था। उसकी परछाई जमीन पर लंबी हो रही थी। मैं इसे याद रखूंगा, उसने कहा। किसे? रतलाम ने पूछा। सब कुछ, आनंद बोला। मिट्टी, पेड़ और चाचा। रतलाम कुछ पल चुप रहा।
उसके भीतर एक फैसला धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। कोई बड़ा फैसला नहीं, बस एक संतुलन। वह समझ रहा था कि बच्चों को शहर भी चाहिए और यह जगह भी। उसने अवनीश की तरफ देखा। हम हर बार लंबे समय के लिए नहीं आ पाएंगे, उसने कहा। अवनीश ने सिर हिलाया। आना लंबा नहीं होता, उसने कहा, सच होना लंबा होता है। रतलाम मुस्कुराया। यह जवाब उसे डराने वाला नहीं लगा, बस साफ लगा। शाम अब गहराने लगी। आनंद थकने लगा था। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। अवनीश ने उसे गोद में उठा लिया। बिना सोचे, यह हरकत अब नई नहीं रही थी। प्रभाकर झोपड़ी की दीवार से टिक गया। उसे लगा कि अब उसके भीतर दो जगहें हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ नहीं रही हैं। रतलाम आसमान देख रहा था। पहला तारा दिख चुका था। कल, उसने कहा, शायद हमें लौटना पड़े। यह वाक्य भारी नहीं था, बस सच था। अवनीश ने कुछ नहीं कहा। उसने दिए की लौ थोड़ी नीचे की। कल भी शाम होगी, उसने कहा, और यह कहना काफी था। रात धीरे धीरे पास आ रही थी। नीम की पत्तियां फिर से सरसराने लगीं और उस सरसराहट में कहानी अब अपने अंतिम मोड़ की तरफ शांत कदमों से बढ़ रही थी। कोई विदाई नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस यह समझ कि कुछ चीजें पास रहकर नहीं, जुड़कर रहती हैं, और यह जुड़ाव अब टूटने वाला नहीं था। रात इस बार कुछ ज्यादा देर तक ठहरी, जैसे उसे पता हो कि यह आखिरी रात है जब सब एक ही छत के नीचे सोएंगे। अवनीश ने दिया बुझाया नहीं, बस उसकी लौ थोड़ी धीमी कर दी। झोपड़ी के भीतर अंधेरा नहीं था, बस रोशनी कम थी। आनंद पहले ही सो चुका था। दिन भर की मिट्टी, हवा और खेल उसके भीतर गहरी नींद बन गए थे। उसका हाथ बिस्तर के किनारे लटक रहा था। उंगलियों पर अब भी मिट्टी की हल्की सी रेखाएं थीं। प्रभाकर अभी जाग रहा था। वह करवट लेकर झोपड़ी की दीवार देख रहा था। मिट्टी की दीवार अब उसे किसी किताब के पन्ने जैसी लगी, बिना लिखे लेकिन पढ़ी जा सकने वाली। उसके भीतर एक शांत उदासी थी। कोई रोना नहीं, कोई डर नहीं, बस ये एहसास कि सुबह कुछ बदलेगा। उसने धीरे से कहा, चाचा। अवनीश ने आंखें खोलीं। हाँ, आप हमसे नाराज तो नहीं होंगे? अवनीश थोड़ा मुस्कुराया। अंधेरे में वह मुस्कान देखी नहीं गई, लेकिन महसूस हुई। नाराजगी आवाज करती है, उसने कहा। यह रात बहुत चुप है। प्रभाकर चुप हो गया। उसकी आंखें अब अपने आप बंद होने लगीं। रतलाम बाहर नीम के नीचे कुछ देर बैठा रहा। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसे लगा कि यह हवा कुछ कह रही है, रुकने के लिए नहीं, याद रखने के लिए। वह अंदर आया, चुपचाप लेट गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह छत नहीं देख रहा था। वह अपने बच्चों के चेहरों को अंधेरे में भी देख पा रहा था। उसे लगा कि उसने उन्हें एक ऐसी जगह दी है जो वे हमेशा अपने साथ रख पाएंगे। अवनीश अब जागा हुआ था। उसके भीतर कोई खालीपन नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक गहराई थी, जैसे कुएं के भीतर शांत पानी। उसे याद आया कि कभी रातें उसे अकेला महसूस कराती थीं। आज यह रात उसे थाम रही थी। उसने आनंद की तरफ देखा, फिर प्रभाकर की तरफ। उसने मन ही मन कुछ नहीं मांगा, बस धन्यवाद कहा। रात अब और गहरी हो गई। नीम की सरसराहट बहुत हल्की हो गई, जैसे पेड़ भी सो गया हो। प्रयागराज दूर कहीं धीमी आवाज में सांस ले रहा था, और इसी सांस के साथ झोपड़ी के भीतर सबकी नींद एक जैसी हो गई, गहरी, साफ, बिना किसी बोझ के। यह अवनीश की सबसे गहरी नींद थी। ऐसी नींद जो जानती है कि सुबह कुछ जाएगा, लेकिन कुछ हमेशा रह जाएगा। और यह जानना नींद को और भी सुकून भरा बना देता है। सुबह इस बार बिल्कुल चुपचाप आई। न कोई जल्दी, न कोई आवाज, बस रोशनी धीरे धीरे झोपड़ी की दीवारों पर फैल गई। अवनीश की आंख अपने समय पर खुली, लेकिन आज उसने उठने में थोड़ा वक्त लिया। वह जानता था आज की सुबह अलग है। आनंद नींद में ही करवट बदल रहा था। उसकी सांसें अब भी गहरी थीं। प्रभाकर पहले ही जाग चुका था। वह चुपचाप बाहर आ गया। नीम के नीचे खड़ा होकर उसने आसमान देखा। सुबह की हवा आज थोड़ी ठंडी थी, या शायद विदाई की वजह से ऐसी लग रही थी। रतलाम भी उठ गया था। वह झोपड़ी के बाहर खड़ा था, हाथ में लोटा लिए। उसने अवनीश की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलीं। कोई बात नहीं हुई, जरूरत नहीं थी। अवनीश आनंद को जगाने गया। बहुत धीरे, उठो, उसने कहा, सुबह हो गई है। आनंद ने आंखें खोलीं। एक पल को कुछ नहीं कहा, फिर उसने चारों तरफ देखा। हम जा रहे हैं, उसने पूछा। अवनीश ने सिर हिलाया। हाँ। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर उठ बैठा। उसने मिट्टी की दीवार को हल्के से छुआ, जैसे अलविदा कह रहा हो। प्रभाकर झोपड़ी के अंदर आया।
उसने अपना छोटा बैग उठाया, फिर अवनीश के पास आकर रुक गया। मैं उसने कहना चाहा, लेकिन शब्द पूरे नहीं हुए। अवनीश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जो कहना है उसने कहा, वह रह भी सकता है। प्रभाकर मुस्कुराया। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं, लेकिन भारी नहीं। नाश्ता बहुत सादा था और बहुत शांत। किसी ने ज्यादा नहीं खाया, लेकिन किसी को भूख भी नहीं लगी। गाड़ी रास्ते पर आकर खड़ी हुई। आनंद भागकर बैल के पास गया, उनके गले पर हाथ फेरा। मैं फिर आऊंगा, उसने कहा। बैल शांत रहे। प्रभाकर नीम के पास गया। उसने पत्तियों को एक पल देखा, फिर पीछे नहीं देखा। रतलाम अवनीश के सामने रुक गया। तुम, उसने कहा, फिर रुक गया। मैं हूं, अवनीश ने कहा। यह जवाब पूरा था। गाड़ी चली, पहले धीरे, फिर थोड़ा तेज। धूल उठी, फिर बैठ गई। अवनीश वहीं खड़ा रहा जब तक गाड़ी दिखाई देती रही। फिर उसने गहरी सांस ली। झोपड़ी फिर से शांत हो गई, लेकिन अब वह खाली नहीं थी। अवनीश अंदर गया, बिस्तर ठीक किया, दिया उठाया, नीम के नीचे बैठ गया। सुबह अब पूरी तरह दिन बन चुकी थी। खेत अब भी वहीं थे, बैल अब भी, और उसके भीतर एक नई स्थिरता थी। वह अकेला था, लेकिन अकेलापन नहीं था। जैसे अब वह जानता हो, कुछ लोग जाते नहीं, बस अलग जगह रहने लगते हैं। और यह जानना काफी था, बहुत काफी। सुबह अब पूरी तरह दिन में बदल चुकी थी, लेकिन वह दिन भागता हुआ नहीं था। वह ठहर कर खड़ा था। अवनीश नीम के नीचे बैठा था, उसी जगह जहां वह कई सालों से हर सुबह थोड़ी देर खुद से मिलता आया था। आज भी वह अकेला था, लेकिन आज उस अकेलेपन में कोई खाली कुर्सी नहीं थी। हवा चली, नीम की पत्तियां पहले जैसी ही सरसराईं। खेत उसी तरह दूर तक फैले थे। मिट्टी उसी गंध के साथ सांस ले रही थी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अवनीश अब वैसा नहीं था। उसने धीरे से उठकर बैल की रस्सी खोली। उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस भरोसा था। चलें, उसने बहुत हल्के से कहा। बैल आगे बढ़े। खेत में हल उतरा, मिट्टी पलटी, और वही परिचित गंध हवा में भर गई। अवनीश ने हल चलाते हुए एक पल को आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे कहीं दूर शहर में दो बच्चे इसी समय कुछ और सीख रहे हों। प्रभाकर शायद खिड़की से आसमान देख रहा होगा। आनंद शायद किसी गमले की मिट्टी उलट रहा होगा। और यह सोचना उसे भारी नहीं लगा, बल्कि सही लगा। दोपहर आई, पीपल की छाया फिर फैल गई। अवनीश वहीं बैठ गया, अकेला, लेकिन उसके भीतर अब एक आदत थी, दिन को किसी के साथ सोचना। यह आदत शोर नहीं करती थी, बस साथ देती थी। शाम ढली, दिया जला, नीम के नीचे वही रोशनी, लेकिन अब वह सिर्फ रास्ता याद दिलाने के लिए नहीं थी, वह जुड़ाव की थी। अवनीश ने दिए के पास बैठकर रोटी खाई, सादा शांत। रात धीरे धीरे उतर आई, तारे उसी तरह आसमान में चमके। अवनीश झोपड़ी के अंदर गया, बिस्तर पर लेटा। आज नींद आने से पहले उसने कुछ नहीं सोचा, अतीत न भविष्य, बस यह पल। और यही उसके लिए सबसे बड़ा संतुलन था। नींद धीरे धीरे उसके पास आई। बाहर नीम की सरसराहट वैसी ही थी, धीमी, लगातार, सुकून भरी, जैसे रात खुद लोरी गा रही हो। अवनीश की सांसें बराबर हो गईं। अब वह पूरी तरह सो चुका था, और प्रयागराज की उस शांत रात में एक झोपड़ी, एक नीम का पेड़ और एक आदमी अपनी जिंदगी के साथ मेल खाकर सुकून से सो रहे थे। कहानी यहीं रुकती नहीं है, बस यहाँ चुप हो जाती है, ताकि नींद और गहरी हो सके।